मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम मार्शल वर्ल्ड है। अध्याय 381 से 390। अध्याय 81 से 90। जिस संक्षिप्त समय में लिन मिंग विचारों में खोया हुआ था, उससे पहले ही म्यू शियाओकिंग के बर्फ के कमल को लेई मोबाई के रक्त पंजे द्वारा कुचल दिया गया था। रक्त पंजे ने बर्फीले नीले कमल को फाड़ डाला और म्यू शियाओकिंग पर प्रहार करना जारी रखा। म्यू शियाओकिंग पीछे की ओर उड़ी। जब उसने अपनी नीली तलवार को बाहर निकाला तो वह तेज ठंडी रोशनी से चमक रही थी। डिंग डिंग डिंग, धातु के टकराने की आवाज आ रही थी। म्यू शियाओकिंग ने अनगिनत तलवारों की रोशनी छोड़ी जो रक्त के पंजे को छेदती हुई खूनी कोड़ों के बादल को चिंगारी देती हुई निकल गई। टकराना, रक्त का पंजा अंततः फट गया और रक्त लाल बिजली के साथ मिलकर म्यू शियाओकिंग पर छलक गया। म्यू शियाओकिंग के कपड़े और शरीर पूरी तरह से खून से लाल हो गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कई भारी कदम पीछे की ओर ले गई। प्रत्येक कदम से मंच पर खून के निशान बन गए। लिन मिंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सच्चाई ये थी कि यह रक्त शमन करने वाले दानव थंडर के रक्त सार से उत्पन्न हुआ था, जिसे उसने सच्चे सार से उत्तेजित होने के बाद अवशोषित कर लिया था। यह असली खून था। ये रक्त शमन करने वाला दानव थंडर वास्तव में एक दुष्ट हथियार की तरह लग रहा था। म्यू शियाओकिंग ने जमीन पर खून के धब्बों को देखा और फिर लेई मोबाई के मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसके हृदय में गहरी अपमान की भावना उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि वह पहले ही हार चुकी है। लेई मोबाई केवल उसके साथ खेल रहा था। एक क्षण पहले हुए उस एक हमले के बाद यदि लेई मोबाई मूकदर्शक बनकर खड़ी न रहती तो वह उससे बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये केवल म्यू शियाओकिंग को ही नहीं पता था, बल्कि पंचतत्व क्षेत्र के कई शिष्यों ने भी देखा कि क्या हो रहा था। उनमें से कई लोग म्यू शियाओकिंग के प्रति दया महसूस करने लगते हैं। म्यू शियाओकिंग के दिल में गुस्सा, शर्म और अनिच्छा उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि वह लेई मोबाई से कमतर है, लेकिन इस स्थिति में वह स्वयं को हार कैसे मान सकती थी। उसने अपने दांत भींचे और एक सच्ची सार ध्वनि भेजी, तुम्हारे और मेरे बीच अतीत में एक दूसरे के प्रति कोई नफरत या अन्याय नहीं रहा है, तो तुम मुझे इस तरह क्यों नीचा दिखा रहे हो? हाँ, अगर किसी को दोष देना है तो अपने मालिक को दोष दो। उसने मेरा दमन किया, मेरी भावनाओं को निराश किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे पास सीधे तौर पर उसका विरोध करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इस भोज के नियमों के अंतर्गत मैं अभी भी आपको बर्बाद कर सकता हूँ। उसे बीमार और मिचली महसूस होना भी कोई बुरा विचार नहीं है। चूंकि यह सब उचित नियमों के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए वह केवल अपने अपमान को ही सहन कर सकती है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, इसे दुर्भाग्य ही समझो। तो यही कारण है। म्यू शियाओकिंग उदास होकर मुस्कुराई। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि मैंने स्वयं को अद्वितीय सम्राट बनने का संकल्प कर लिया है, इसलिए उस मार्ग पर चलने के लिए मुझे असंख्य प्रतिभावान लोगों की लाशों पर से कदम रखना होगा तथा अपनी हड्डियों पर यह विश्वास अंकित करना होगा कि मैं अस्तित्व के शिखर पर हूँ। एक शीर्ष चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में आप अनिच्छा से एक ऐसी संस्था बनने के लिए योग्य हैं जो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। भविष्य में जब मैं अद्वितीय सम्राट बन जाऊंगा तो आप इसे भी सम्मान मान सकते हैं। इन शब्दों से म्यू शियाओकिंग पूरी तरह से क्रोधित हो गया। मरना। म्यू शियाओकिंग ने हमला किया। उसका शरीर तेजी से आगे की ओर भागा। उसके हर कदम के साथ जमीन पर बर्फ के कमल खिलते। उसने अपनी तलवार निकाली और एक तेज हवा चली जिसमें भयानक रूप से बर्फ जैसी ऊर्जा थी। अरे, तुम जो कुछ भी करते हो वह बेकार है। लेई मोबाई घृणापूर्वक मुस्कुराया। जब उसने म्यू शियाओकिंग को देखा तो उसकी आंखें दया से भर गईं। फिर उसने अपनी बाहें फैला दी और एक गहरा लाल प्रकाश बाहर की ओर फूट पड़ा। रक्त जेल। रक्त का एक विशाल अंश ज्वार की तरह बाहर निकला। लेई मोबाई के आसपास दर्जनों फीट के दायरे में सारा स्थान ऐसा गाढ़ा हो गया था मानो वह चिपचिपे चिपे खून से भर रहा हो। जैसे ही म्यू शियाओकिंग अंदर पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर दबाव पड़ रहा हो। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लेई मोबाई ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए अपना हाथ म्यू शियाओकिंग की ओर बढ़ाया। जिस क्षण रक्त कारागार फूट पड़ा, लिन मिंग को अचानक कुछ याद आया। जब लिन मिंग ने पहली बार टेम्परिंग मैरो सीमा में प्रवेश करने के लिए टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया था, तो उसने एक सच्चा भ्रम देखा था। ये वह दुष्ट इच्छा थी जो पाताल लोक के महान सम्राट ने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल के भीतर छोड़ी थी। और पाताल लोक के महान सम्राट की आत्मा ने उसे जो अनुभूति दी थी, वह कुछ हद तक लेई मोबाई की आत्मा के उतार चढ़ाव के समान थी। ये हो सकता है। लिन मिंग चिंतित था। जब उसने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया था, उसके बाद होने वाले अंतहीन युद्ध को उसने देखा था। इसने लिन मिंग के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। पाताल लोक का महान सम्राट एक प्राचीन दानव देवता के समान था। उसके हाथ में एक बड़ी खून से सनी लाल कुल्हाड़ी थी जिसकी डंडी 10 फुट से अधिक लंबी और एक हाथ जितनी मोटी थी। कुल्हाड़ी की धार 3 फुट चौड़ी थी और एक ही बार में वह एक शैतान को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। हर बार जब वह किसी शैतान को मारता तो पाताल लोक का महान सम्राट उसका खून पीता। अब तक लिन मिंग ये समझने में सक्षम नहीं था कि पाताल लोक के महान सम्राट ने जिन शैतानों को मारा था वे क्या थे। ये शैतान नग्न थे। उनकी त्वचा गहरे नीले और भूरे रंग की धात्विक थी तथा उनका पूरा शरीर मोटी और क्रोधित मांसपेशियों से भरा हुआ था। उनके पूरे शरीर बड़े बड़े छल्लों से जकड़े हुए थे और कुछ तो जंजीरों में भी लिपटे हुए थे। उनके चेहरे पर शैतानी अतिशयोक्ति थी और वे अत्यंत कुरूप प्राणी थे। वे बिल्कुल भी मनुष्य नहीं थे। जहां तक पाताल लोक के महान सम्राट का प्रश्न है, वह वास्तव में 10 फीट से अधिक लंबा था। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे, उसकी त्वचा हल्के नीले रंग की थी और पुतलियां गहरे सुनहरे रंग की थीं। यद्यपि उसका चेहरा मनुष्य जैसा था, उसकी ऊंचाई, त्वचा, आंखें, क्या वास्तव में ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो इस प्रकार के स्वरूप में बड़े हुए हों? लिन मिंग कभी भी यह निश्चित नहीं कर सका कि पाताल लोक का महान सम्राट मानव था या नहीं, या शायद क्या यह उपस्थिति शैतानी कलाओं की गहन साधना का परिणाम थी। उस समय यह दृश्य लिन मिंग के दिल में अंकित हो गया था। पाताल लोक के महान सम्राट की महान कुल्हाड़ी स्वर्ग की ओर इशारा कर रही थी। उसके पैर धरती पर थे। ब्रह्मांड में वह अकेले ही सब पर शासन करता था। इस अत्यधिक प्रभुतापूर्ण भावना ने लिन मिंग के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। और अब लिन मिंग ने वास्तव में लेई मोबाई के शरीर से उसी तरह की ऊर्जा आती हुई महसूस की थी। ये राक्षसी ऊर्जा थी। यद्यपि यह बहुत ही धुंधला था, फिर भी ऐसा नहीं था कि वह गलत हो। क्या वह पाताल लोक के महान सम्राट का वंशज? यह विचार अचानक लिन मिंग के दिल में आया, जिससे वह एक पल के लिए विचलित हो गया। यदि वह पाताल लोक के महान सम्राट का वंशज होता तो ये किस प्रकार की अवधारणा होती? क्या वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र से कोई? जैसे ही लिन मिंग ने इस संभावना के बारे में सोचा, उसके दिमाग में कई तरह के परिदृश्य कौंधने लगे। लेई जिंगटियन द्वारा प्रस्तावित गठबंधन को नष्ट करने से लेकर उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान तक, तथा यहाँ तक कि जब उसने दिव्य फीनिक्स द्वीप में लेई मोबाई को विवाह का प्रस्ताव देने में सहायता की थी। और अब तक लेई मोबाई ने रक्त शमन दानव थंडर का भी उपयोग किया था। रक्त शमन करने वाले दानव थंडर में स्वयं कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि इसे बुराई माना जाता था, लेकिन स्काईस्पिल महाद्वीप के भीतर बुरे गुट बहुत स्पष्ट नहीं थे। उदाहरण के लिए 7 गहन घाटियों के बबूल गुट और कठपुतली गुट दोनों शैतानी कलाओं का अभ्यास करते थे।
जहां तक लिन मिंग का प्रश्न है, उसकी विधर्मी ईश्वर शक्ति भी कोई रूढ़िवादी क्षमता नहीं थी। लेकिन पिछले सभी मुद्दों के साथ रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को जोड़ने के बाद लिन मिंग को एक अनुमान था, और वह ये कि इस गोरे युवक का असली नाम लेई मोबाई नहीं था। वास्तव में ये सिर्फ एक छद्म नाम था जिसे उसने थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भीतर इस्तेमाल किया था। वह संभवतः दक्षिण सागर दानव क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र था। इस अटकल पर बहुत कुछ दांव पर लगा था, यहाँ तक कि लिन मिंग भी आसानी से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था। यदि वह सही होते तो लेई मोबाई का कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अगर वह गलत हुआ तो इससे भयंकर गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ये थंडरक्रेस्ट संप्रदाय को दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ गठबंधन करने का कारण भी बन सकता है। लिन मिंग ने मुकियानयू को अपना अनुमान बताने की इच्छा दबा ली। इसके बजाय उसने अपने मन को शांत किया और स्वयं को बंद कर लिया, जब तक कि उसके पास अपनी इंद्रियों के अलावा कुछ विशेष न रह गया, और इसका उपयोग उसने लेई मोबाई की प्रत्येक गतिविधि को देखने के लिए किया। मंच पर लेई मोबाई और म्यू शियाओकिंग की लड़ाई अपने समापन पर पहुंच रही थी। म्यू शियाओकिंग स्पष्ट रूप से लेई मोबाई के मुकाबले कहीं भी नहीं थी। वह रक्त कारागार में फंस गई थी और स्वयं को मुक्त करने में पूरी तरह असमर्थ थी। जब लिन मिंग ने लेई मोबाई द्वारा उत्सर्जित आभा की तुलना टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल के भीतर पाताल लोक के महान सम्राट की अवशिष्ट इच्छा से की, तो उसे यकीन हो गया कि इस लेई मोबाई का पाताल लोक के महान सम्राट के साथ बहुत करीबी रिश्ता था और वह किसी प्रकार का वंशज था। कम से कम वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पाताल लोक के महान सम्राट के समान ही शैतानी कलाओं का अभ्यास करता होगा। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र दिव्य फीनिक्स द्वीप के साथ युद्ध में था और जल्द ही आक्रमण करेगा। अब लेई मोबाई इस समय अचानक प्रकट हो गया था। लेई जिंगटियन की सभी विभिन्न कार्रवाइयों के अलावा ये लेई मोबाई और दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के बीच संबंध की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था। अन्यथा इस संसार में इतना उत्तम संयोग कैसे हो सकता है। जैसे ही लिन मिंग ने अपना मन बनाया, उसने अपनी आंखें खोली। इस समय उन्होंने लेई मोबाई के अंतिम हमले को देखा। टकराना। लाल रक्त पंजा फट गया। म्यू शियाओकिंग ने मुंह भर खून थूका और वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गई। उसका चेहरा कागज से भी पीला पड़ गया था। ये दिव्य फीनिक्स द्वीप का घर था। चाहे लेई मोबाई कितना भी बहादुर क्यों न हो, वह अभी भी म्यू शियाओकिंग के रक्तसार को चूसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन चोट की यह स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे कम से कम 10 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। सच तो यह था कि 10 दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुद्दे की बात यह थी कि म्यू शियाओकिंग के आत्मविश्वास को भारी झटका लगा था। भविष्य में इससे संभवतः उसकी खेती पर असर पड़ सकता है। म्यू युहुआंग पीला पड़ गया था। चाहे वह मामले को कैसे भी उचित ठहराए, इस मामले में उसका शिष्य केवल कमजोर था, इसलिए उसे अपमानित होना पड़ा। वह कुछ भी नहीं कह सकी, अन्यथा एक दूसरे से सीखने की यह तथाकथित प्रतिस्पर्धा निरर्थक थी। लेई मोबाई ने दुष्टतापूर्वक म्यू शियाओकिंग पर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी नजर पूरे दर्शक समुदाय पर घुमाई। अगला कौन है? दिव्य फीनिक्स द्वीप के सभी शिष्यों का रंग रूप अत्यंत कुरूप था। उनके हृदय अत्यधिक आक्रोश से भर गए थे और वे चाहते थे कि वे इस लेई मोबाई को टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन इस बार कौन ऊपर जाने की हिम्मत करेगा? ये तो स्वयं को अपमानित करने जैसा होगा। लेई मोबाई ने मू डिंगशान की ओर देखते हुए मुस्कुराया। जहां तक लिन मिंग की बात है, वह उसे अंत में बचाना चाहता था। यहाँ पर जो व्यक्ति उसके लिए सबसे अधिक आंखों में खटक रहा था, वह था लिन मिंग। भाई डिंगशान, अगर आप नहीं आएंगे तो हम मैच कैसे कर पाएंगे? म्यू डिंगशान की अभिव्यक्ति पीली थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। जब से वह पैदा हुआ था, उस पर कब इस तरह अत्याचार हुआ था? कोई उसे घृणा की दृष्टि से देख रहा था, खुलेआम उसे उकसा रहा था, फिर भी वह इस स्थिति में असहाय था। हालांकि इस बार उन्हें चाहे जो भी हो, आगे आना ही था। अंततः वह सभी प्रत्यक्ष शिष्यों में सबसे बड़े वरिष्ठ शिष्य भाई थे। वह दांत पीसते हुए मंच पर चढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखकर उसे रोक दिया। उसने मुड़कर देखा कि जिसने उसे रोका था वह लिन मिंग था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू, मैं ये करूंगा, लिन मिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। बहुत कुछ दांव पर लगा था। वास्तविक युद्ध के माध्यम से वह लेई मोबाई की असली पहचान को अधिक सटीकता से निर्धारित करने में सक्षम होगा। लिन मिंग को देखते ही म्यू डिंगशान का दिल कोमल और मार्मिक भावना से भर गया। ये लेई मोबाई बहुत ज्यादा मजबूत था। यहाँ तक कि संत स्तर की प्रतिभाएं भी अपनी प्रतिभा में असमानता के कारण अलग अलग थीं। उन्हें डर था कि यह लेई मोबाई मुकियानयू और मू बिंगयुन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है जब वे इस उम्र में थे। भले ही लिन मिंग भी एक संत रैंक प्रतिभा था, वह सिर्फ 16.5 साल का था। इतना ही नहीं, उनकी खेती में भी बहुत बड़ा अंतर था। म्यू डिंगशान को विश्वास नहीं था कि लिन मिंग के पास लेई मोबाई से निपटने का आश्वासन था। लेई मोबाई ने म्यू शियाओकिंग को हरा दिया था और उसने अपना हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया था। कौन जानता था कि उसके पास और क्या छिपा था? वह सचमुच एक अथाह चरित्र था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लिन मिंग दुश्मन की पूरी ताकत को पूरी तरह से समझ सके। लेई मोबाई को चुनौती देने के लिए काफी साहस की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि यह प्रतियोगिता इस स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए हारना किसी के भी आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्या लिन मिंग जीत पाएंगे? म्यू डिंगशान के लिए यह आशा बहुत धुंधली और अनिश्चित थी। उसने दिल से लिन मिंग के कंधे को थपथपाया जैसे वह फांसी के मंच पर कदम रख रहा हो। भाई लिन, कृपया चुप रहो। आप मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप की आखिरी उम्मीद हैं, इसलिए मुझे पहले ऊपर जाने दीजिए। मेरी साधना शियाओकिंग से अधिक है, इसलिए मुझे उसके हाथ में मौजूद कुछ कार्डों का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। इससे आपके लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा। लिन मिंग ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा। अब उसने म्यू डिंगशान को मनाने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला और सीधे मंच पर चढ़ गए। दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिन मिंग, कृपया सलाह दें। जैसे ही लिन मिंग मंच पर आए, उन्होंने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया और वे चीख पड़े। सभी चुप हो गए, उनकी सांसें थम गईं। वे सभी पंचतत्व क्षेत्र और दक्षिण क्षितिज क्षेत्र की दो महान प्रतिभाओं के बीच इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि सभी ने यह भी सोचा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि लिन मिंग और लेई मोबाई एक ही स्तर पर नहीं थे। देर से पल्स कंडेंसेशन अवधि में किसी के लिए प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र में किसी के खिलाफ जाने के लिए यह कोई छोटा सा अंतर नहीं था। लिन मिंग, ये बदमाश आदमी बस खुद को ही बदनाम कर रहा है। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के भोज क्षेत्र में जो जियाओलिंग अपनी आंखों में आक्रोश के साथ लिन मिंग को घूर रही थी। उसने सोया सॉस में लिपटी अपनी मुठ्ठियां उठाई और लिन मिंग के पराजित होने का इंतजार करने लगी। जहां तक जो ली का प्रश्न है, वह सहाय भाव से अपनी छोटी बहन की ओर देख रहा था। उसने सोचा कि लेई मोबाई द्वारा दिव्य फीनिक्स द्वीप में विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद जो शियाओलिंग लेई मोबाई के प्रति अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देगी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके बारे में अपना विचार बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसे कुछ पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। लिन मिंग इतना सरल नहीं है, जो ली ने कहा। हमने पहले ही एक बार उसे कम करके आंका है, उसे दोबारा कम मत आंकिए। बस आप चाहो और देखो। जो शियाओलिंग ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई, वह लेई मोबाई की कट्टर समर्थक थी। जो ली ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके कि लेई मुंबई की तुलना में लिन मिंग में काफी कमी थी। यदि एक और वर्ष बीत गया और लिन मिंग ने हावेन क्षेत्र में कदम रखा, तो वे एक भयंकर प्रतिस्पर्धा देख पाएंगे। लेकिन ये तो बहुत पहले ही घटित हो गया था।
उन्हें भी उम्मीद थी कि लिन मिंग जीत जाएगा, लेकिन यह उम्मीद बहुत कम थी। चाहे वह लेई मोबाई हो या लिन मिंग, दोनों में से किसी ने भी अपनी सच्ची और पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लेई मोबाई कहीं अधिक गहन और अथाह था। उसके सामने म्यू जियाओकिंग में विरोध करने की भी ताकत नहीं थी। लिन मिंग, तुम बहुत अधीर हो। मैं आपसे अंतिम बार सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि आप मंच पर आने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। लेई मोबाई ने लिन मिंग को देखा। जब वह मंच पर कूदा, उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे मुड़ी हुई थीं। उसके पूरे शरीर से एक अहंकारी भाव झलक रहा था, जो अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखता था तथा संसार के सभी नायकों को घृणा की दृष्टि से देखता था। 5वीं श्रेणी के संप्रदाय से एक संत रैंक प्रतिभा के रूप में लिन मिंग का सामना करते हुए, जो न केवल 4थी श्रेणी के संप्रदाय से था, बल्कि उसकी साधना भी निम्न थी, उसने स्वाभाविक रूप से उसे तिरस्कार के साथ देखा। मैं मूलतः पंचतत्व क्षेत्र के अनेक प्रमुख शिष्यों का एक एक करके अनुभव करना चाहता था। आखिरकार इतने सारे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। लेकिन चूंकि कुछ मामले घटित हो गए हैं, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया है। लिन मिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जिसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा था। लेई मोबाई ने भौहें सिकोड़ी। वह नहीं जानता था कि लिन मिंग क्यों मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट के भाव ने उसे घृणा का एहसास कराया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीतने की संभावना है। ऐसा लगता है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप किस स्थिति में हैं। लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम किस स्थिति में हो। लिन मिंग बोला, लेकिन इस समय लेई मोबाई ने उसे अनदेखा कर दिया। लेई मोबाई ने केवल यही सोचा कि लिन मिंग उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे अपनी स्थिति का एहसास नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। लेई मोबाई ने अचानक अपने हाथ बाहर निकाल लिए, फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई और एक मोटा सच्चा सार उभरा, जो लगभग ठोस था। यह पारे की तरह फैला, फर्श की सभी पत्थर की टाइलों को कुचल दिया और उन्हें असली सार के साथ वापस उड़ा दिया। कितना गाढ़ा सच्चा सार! भोज में उपस्थित सभी लोगों के हृदय स्तब्ध रह गए। क्या ये सच्चा सार कुछ ऐसा था जो किसी प्रारंभिक हावेन मार्शल कलाकार के पास हो सकता था? यदि वे अपनी धारणा को व्यक्त करें, तो वे लेई मोबाई को केंद्र में रखकर सच्चे सार के घने भंवर को महसूस कर सकेंगे। यह विश्वास करना कठिन था कि वह अभी प्रारंभिक हावेन क्षेत्र में था। शब्द बेकार हैं। लेई मोबाई के असली सार का सामना करते हुए लिन मिंग के कपड़े हवा में लहराने लगे। लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाले को पकड़ लिया, उसे जमीन की ओर इशारा करते हुए। उसकी उदासीन आंखों में तिरस्कार की झलक थी। तुम्हारी आंखें मुझे सचमुच घृणास्पद लगती हैं। आगे बढ़ो, मैं देखूंगा कि क्या आप मुझे अपना हथियार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं या नहीं। लेई मोबाई के हाथ एक साथ इकट्ठे हुए और उसकी हथेलियों के भीतर चमकदार रक्षामन दानव थंडर चमक उठा। ची। लिन मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रक्षामन करने वाले दानव थंडर को घूरने लगा। उसने मन ही मन उपहास किया, यदि तुम थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के सच्चे अनुयायी होते तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले पाता। लेकिन चूंकि आप नहीं हैं, इसलिए मुझे आपसे वह सब छीन लेने का दोष मत दीजिए जो आपके पास है। फीनिक्स पंख आसमान पर चढ़ते हुए लिन मिंग अचानक आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर में एक चमकदार ज्वाला जल रही थी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ और नदियां फट गई हों। उसने लेई मोबाई की छाती की ओर भाला भोंक दिया। इस भाले के नीचे इसके चारों ओर का स्थान सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक ज्वाला फीनिक्स इसके चारों ओर घूम रहा था। आग ने लेई मोबाई को घेर लिया। यह आपकी चाल है। बहुत बुरा हुआ, यह मेरे खिलाफ बेकार है। लेई मोबाई का व्यवहार शांत था। उसने अपनी हथेलियां उठाई और रक्षामन करने वाला दानव वज्र छोड़ा। एक क्षण में वह गायब हो गया और खूनी पाताल लोक के खूनी पंजों के जोड़े में बदल गया, जो ज्वाला फीनिक्स की ओर बढ़े। टकराना। रक्त पंजे और ज्वाला फीनिक्स टकरा गए। रक्त के पंजे ज्वाला फीनिक्स के पंखों पर चिपक गए, जिससे आग फैल गई। रक्त पंजों से ची की ध्वनि निकली और नीले धुएं का गुबार हवा में फैल गया। मरना। लेई मोबाई ने जोर से चिल्लाया और अचानक अपने हाथों को मरोड़ दिया। खून के पंजे भी उसके पीछे पीछे आ गए। एक दुखद और तीखी फीनिक्स चीख हवा में गूंज उठी और लिन मिंग की ज्वाला फीनिक्स को लेई मोबाई ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों के दिलों की धड़कन अचानक रुक गई, यहां तक कि म्यू दिंगशान की अभिव्यक्ति भी बदल गई। लिन मिंग के फीनिक्स पंख आकाश में चढ़ते हुए इतनी आसानी से टूट गए थे। मैंने कहा था ये बेकार है, लेई मोबाई ने उपहास किया, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। जब उसने फीनिक्स विंग्स असेंडिंग स्काई को फाड़ दिया, तो धुएं को चीरता हुआ एक बैंगनी प्रकाश अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ा। ये सुई 2 इंच लंबी थी तथा इसकी डंडी के चारों ओर एक बैंगनी रंग का ड्रैगन कुंडलित था। ये कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई थी। ये है। लेई मोबाई को बहुत गहरा सदमा लगा। वह उस बैंगनी प्रकाश में एक गड़गड़ाहट मूल ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो अत्यधिक डिग्री तक संपीड़ित हो गई थी। थंडर सोल। लेई मोबाई पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन बैंगनी प्रकाश उसका पीछा करता रहा। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह उस कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई की गति की तुलना कैसे कर सकता था। जैसे ही लेई मोबाई ने देखा कि कुंडलित ड्रैगन स्टील की सुई उसकी भौहों के बीच में घुसने वाली है, उसने जोर से चिल्लाया और अपनी स्थानिक अंगूठी पर वार किया, जिससे एक गहरा लाल रक्त परशु बाहर आ गया। इस परशु में 9 फुट लंबा शाफ्ट और 1 फुट लंबा ब्लेड किनारा था। ये ताजे खून की तरह गहरा लाल रंग था और इसकी जानलेवा आभा आसमान में फैल रही थी। यह एक भयंकर क्रूर जानवर की तरह था, जिससे इसे देखने वालों को गहरा और स्थायी भय महसूस होता था। लेई मोबाई ने रक्त परशु को पकड़ लिया और तुरंत कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई पर वार किया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान रक्त परशु से अवरुद्ध हो गया हो और बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर उसके भीतर फंस गया हो। रक्त की तीली में एक विशाल और अंतहीन हिंसक गति थी जो भयंकर रूप से काट रही थी। टकराना। बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर रक्त परशु द्वारा काटा गया था। बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट की अनगिनत किरणें फूट पड़ी, जैसे बैंगनी रंग के सांप हवा में अस्त व्यस्त तरीके से छटपटा रहे हों। लेई मोबाई को इस झटके का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा और उनका पूरा शरीर बिजली से सुन्न हो गया। लेकिन लिन मिंग भी इससे बेहतर नहीं था। उसका मन बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर से जुड़ा हुआ था और जब इसे काट दिया गया तो वह पीला हो गया था। लिन मिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बैंगनी बाढ़ ड्रैगन दिव्य थंडर, जिसमें एक बुद्धिमान इच्छा शक्ति थी, लिन मिंग की ओर वापस उड़ाया, उसके हाथ में घूमता हुआ। लेई मोबाई ने परशु पकड़ लिया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने लिन मिंग के हाथ में छोटी स्टील की सुई को देखा और उसके दिल में अशांत लहरें उठ गईं। ये सिर्फ लेई मोबाई ही नहीं था, बल्कि दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें उस सामान्य दिखने वाली स्टील की सुई पर टिकी थीं। उनमें से अधिकांश को यह पता नहीं था कि यह कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई क्या है। वे इस छोटी सी वस्तु की शक्ति पर केवल आश्चर्यचकित हो सकते थे। ऐसा लगता है कि लिन मिंग की ताकत मेरी अपेक्षा से अधिक है। वह लेई मोबाई से लड़ने की क्षमता रख सकता है, लेकिन ये केवल लड़ने के लिए है। जहां तक आगे क्या होगा, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि लेई मोबाई के अंदर अभी भी कितनी ताकत छिपी हुई है। एक गहरे पृथ्वी संप्रदाय के शिष्य ने आत्म महत्व की भावना के साथ स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन इस विश्लेषण के कारण आसपास के थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों ने उनका उपहास उड़ाया। अबे साले, एक थंडरक्रेस्ट संप्रदाय ने उसके दिल में सोचा। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि यह कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई क्या थी। यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण वाला थंडर सोल था।
इसमें अत्यंत भयावह संपीड़ित वज्र मूल ऊर्जा समाहित थी। इस पहलू में ये रक्त शमन करने वाले दानव थंडर से कहीं बेहतर था। एक देर से पल्स कंडेंसेशन साधना वाला लड़का वास्तव में एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण थंडर सोल को अवशोषित करने में सक्षम था। ये कैसे संभव है? झो ली चिल्लाया। वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उस स्तर की थंडर सोल को अवशोषित करना कितना कठिन और दर्दनाक था। अपने हवाईन क्षेत्र की साधना और थंडर क्रेस्ट संप्रदाय के कई खजानों के समर्थन से झो ली ने रैंक में छलांग लगाने और एक उच्च श्रेणी के मानव चरण थंडर आत्मा को अवशोषित करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ उससे वह आत्महत्या करना चाहता था। अंततः उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी और बलपूर्वक उसे आत्मसात कर लिया। झो ली ने सोचा कि उसने स्वर्ग को चुनौती देने वाला सर्वोच्च कार्य कर लिया है और वह अपनी प्रतिभा से प्रसन्न था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि लेई मुबाई ने अपनी हाउटियन साधना के साथ एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण थंडर आत्मा को अवशोषित कर लिया था और उसके आत्मसम्मान को भारी झटका लगा था। लेकिन चूंकि झो ली ने सोचा कि लेई मुबाई एक ऐसा अस्तित्व था जिसके पास भविष्य में एक अद्वितीय सम्राट बनने का मौका था, इसलिए वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिन मिंग ने अपनी मात्र विलंबित पल संघनन साधना के साथ वास्तव में एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण थंडर सोल को अवशोषित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हे भगवान, क्या वह सचमुच एक इंसान था? झो जियाओलिंग ने बड़ी आंखों से देखा। थंडर सोल को अवशोषित करने के कार्य के कारण ही लेई मुबाई के प्रति उसकी प्रशंसा इतनी अधिक बढ़ गई थी। लेकिन अब कुछ ही दिनों में उस कार्य को वास्तव में लिन मिंग ने पीछे छोड़ दिया था। उसे भी यह बात स्वीकार करना कठिन लगा। उनकी नज़र में लेई मुंबई दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और प्रतिभावान व्यक्ति थे, किसी के लिए भी उनसे आगे निकल पाना असंभव था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे लिन मिंग ने पहले ही उसे ग्रहण लगा दिया था। दिव्य फीनिक्स द्वीप भोज क्षेत्र में म्यूकियानयू ने थंडर क्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों की तीव्र और हिंसक प्रतिक्रिया देखी और उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। ये लोग पहले से ही बहुत हैरान हैं। अगर उन्हें पता होता कि लिन मिंग ने आधे साल पहले ही बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर को अवशोषित कर लिया था और ऐसा करने के समय उसकी साधना केवल हड्डी बनाने के चरम चरण पर थी, तो उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती। अब जबकि लिन मिंग की साधना पल संघनन अवधि के अंतिम चरण में पहुंच गई है, एक संप्रदाय की मदद से वह एक मध्यम श्रेणी के पृथ्वी चरण थंडर सोल को भी अवशोषित करने में सक्षम हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेई मुंबई ने अपना सिर हिलाया। मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपके पास मुझे थोड़ा गंभीर बनाने की योग्यता है, लेकिन ये भी थोड़ा अधिक गंभीर ही है। लिन मिंग मुस्कुराया। एक हल्की हंसी उसके होठों को छू गई। यह मूर्ख, वह मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और फिर भी वह अपने बारे में बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। यही कारण था कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग कुत्तों की तरह मर गए। गर्व ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और अहंकार ने उनके दिलों को अंधा कर दिया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह लेई मुंबई को दोष नहीं दे सकते थे। इस स्थिति में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी पहचान लिन मिंग को पता चल गई है। यदि किसी बात को दोष देना हो तो वह केवल लेई मुंबई को ही इस बुरी किस्मत के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। प्राचीन काल से ही अद्वितीय सम्राट ऐसे अस्तित्व थे जिनमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा के साथ साथ महान भाग्य भी था जो उनके शरीर में समाहित था। लेई मुंबई की प्रतिभा संतोषजनक थी, लेकिन ये दुख की बात थी कि उनके साथ कोई महान भाग्य नहीं था। इसके बजाय उस पर जो टूटा वह एक विपत्ति थी। दुर्भाग्यवश इस जीवन में अब उसका सामना लिन मिंग से हुआ। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लिन मिंग ने एक टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया था और उस टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल के भीतर पाताल लोक के महान सम्राट का रक्तसार था। जहां तक लेई मुंबई का प्रश्न है, तो वह पाताल लोक के महान सम्राट का वंश था जिस पर उसे गर्व था और जिसे उसने छुपा रखा था। वास्तव में उसे लिन मिंग ने पहचान लिया था। लेई मुंबई ने रक्त की छड़ी को थपथपाया और उसे अपनी छाती पर रख लिया। उसी क्षण एक भयंकर और हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। यह एक शीर्ष मध्यम श्रेणी का पृथ्वी चरण खजाना था। ये परशु एक उजाड़ और खतरनाक खजाना है। ये परित्यक्त रक्त परशु की प्रतिकृति है। यद्यपि यह एक प्रतिकृति है, लेकिन इसे हजारों वर्षों में ढाला गया है और यह अनगिनत लोगों के खून से रंगा हुआ है। मैं तो यह अनुमान लगा रहा हूं कि आज ये परशुराम तुम्हारा खून खुलकर पिएगा। त्यागे हुए रक्त परशु प्रतिकृति। यहां तक कि लिन मिंग, जो स्काईस्पिल महाद्वीप के शीर्ष संप्रदायों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, उसने भी इस परित्यक्त रक्त परशु का भयंकर नाम सुना था। परित्यक्त रक्त हॉलबर्ड का पूर्ण नाम ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ड था और यह एक स्वर्गीय खजाना था जिसे एक प्राचीन खंडहर से खोदकर निकाला गया था। ये 10 फीट लंबा, 1 हाथ जितना मोटा था तथा पूरा शरीर खून से लाल था। ऐसी अफवाह थी कि यह परशु उच्च श्रेणी का स्वर्ग चरण खजाना था। इस महान वीरान रक्त हॉलबर्ड के मूल स्वामी और निर्माता समय की विशाल गहराई में बहुत पहले ही खो चुके थे। लेकिन ये ज्ञात था कि यह परशु कम से कम 70 या 80 हजार साल पहले अस्तित्व में था। इसके बाद ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ड को स्काईस्पिल महाद्वीप में फैलाया गया और कई मालिकों के पास से होते हुए गुजरा। जिन लोगों के हाथ में यह हथियार था, उनके बारे में यह कहा जा सकता था कि इनमें से कोई भी पात्र ऐसा महारथी था जो दुनिया को हिला सकता था, जिनमें कई अद्वितीय सम्राट भी थे। हालांकि ये रक्त परशु बहुत ही खतरनाक और अशुभ खजाना था। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जिस किसी के पास भी ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ड था, वह अंततः एक दयनीय और हिंसक मौत मर गया। यहाँ तक कि तथाकथित अद्वितीय सम्राट भी इस नियम के अपवाद नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उनकी नियति पर्याप्त नहीं थी और वे रक्त परशु के अभिशाप से मर गए। उदाहरण के लिए 1000 साल पहले पाताल लोक के महान सम्राट ने ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ड को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। दुर्भाग्यवश वह कई अद्वितीय सम्राटों के हाथों मारा गया। बाद में कहा गया कि यह रक्त परशु एक सर्वोच्च बुजुर्ग द्वारा प्राप्त किया गया था। लेकिन अफवाहों के अनुसार ये सर्वोच्च बुजुर्ग एक प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र में चले गए थे और सैकड़ों वर्षों से लापता थे। अब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि वह कहाँ है। इस प्रकार महान उजाड़ रक्त हॉलबर्ड उसके साथ गायब हो गया था। मनुष्य अद्भुत और विरोधाभासी प्राणी थे। कोई खजाना जितना अधिक अशुभ होता, उतना ही अधिक वह दूसरों की ईर्ष्या को जगाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कई लोग यह मान लेते थे कि महान कार्य करने के लिए उनका भाग्य लिखा हुआ है, मानो स्वर्ग ने स्वयं आदेश दिया हो कि वे सफल होंगे। उनका मानना था कि उनके लिए एक महान भाग्य आया है और वे रक्त भाले के अभिशाप से नहीं मरेंगे। महान वीरान रक्त हॉलबर्ड यहाँ तक कि अद्वितीय सम्राट होने का प्रतीक बन गया। इस प्रकार इस महान उजाड़ रक्त हॉलबर्ड की प्रतिकृतियां हर जगह फैल गईं और यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए असामान्य नहीं था, जिसकी महत्वाकांक्षा एक दिन अद्वितीय सम्राट बनने की थी। तो आप भी लंबे हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लिन मिंग की अभिव्यक्ति शांत थी। भाले की तुलना में हॉलबर्ड के सिर में कई अर्धचंद्राकार ब्लेड लगे होते थे, जिनका उपयोग काटने और हत्या करने के लिए किया जा सकता था। जो लोग भाला चलाते थे, वे परशु भी चला सकते थे। हे, मुझे आपको याद दिलाने की इजाजत दीजिए। इस रक्त परशु की सहायता से मेरा रक्त शमन करने वाला दानव थंडर 50% अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ओह, कैसा संयोग है। बैंगनी धूमकेतु भाले की मदद से मेरा बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर भी अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, तो वहां उपस्थित युवा वीर कुलीनों ने अपनी सांसें रोक ली। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे।
ये युद्ध उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक अद्भुत था। उन्होंने सोचा था कि यह एक तरफा मैच होगा, लेकिन अब तक ये बराबरी पर ही था। ऐसी ही लड़ाई ये लोग सबसे अधिक देखना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उन्हें डर था कि कहीं वे कोई रोमांचक क्षण चूक न जाएं। लेई मुबाई ने अपना रक्त बाण बाहर निकाला और उसकी आभा अचानक फूट पड़ी। उसके शरीर के भीतर का सच्चा सार चरम सीमा तक घूम गया और उसके शरीर से एक मोटी रक्तमय ऊर्जा बह निकली। ची रक्त शमन करने वाले दानव का वज्र महान उजाड़ रक्त परशु में प्रवाहित हुआ तथा परशु का पूरा शाफ्ट तेजी से चमकीला लाल होता गया, मानो उसमें से रक्त टपक रहा हो। क्रूर परशुधारी तलवार ने करुण चीख निकालना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में रक्त युद्ध। कच लेई मुबाई के पैरों के नीचे की टाइलें अचानक टूट गईं और उनमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं। लेई मुबाई ने अपना फरसा लहराया और एक भयंकर तूफान अस्तित्व में आया, जिसने आसपास के सभी पत्थरों को अपने अंदर खींच लिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाला पकड़ लिया। भाले की नोक ने जमीन पर एक अर्धचंद्राकार चांद बना दिया और चीखना शुरू कर दिया। कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई बैंगनी धूमकेतु भाले में विलीन हो गई थी। भाला और गड़गड़ाहट एक हो गए, गरज चमकने लगी, बिजली की चमक हवा में नाचने लगी। लिन मिंग ने अपना भाला बाहर निकाला। एक बार फिर उसके पीछे एक नीला ड्रैगन का प्रेत प्रकट हुआ। इस प्रहार के साथ उसमें आदिम नीला रंग तथा एक विशाल वज्र सर्प उत्पन्न हुआ जो वृक्ष के तने जितना मोटा था। दर्शकों की चीख के साथ इस भाले में अजय गति आ गई और यह खूनी तूफान की ओर बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग, हवा में विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। खूनी रोशनी टूटी हुई टाइलों और बैंगनी बिजली की चमक के साथ मिल गई। अंदर के सभी पत्थर चूर चूर हो गए। जैसे ही धूल खूनी तूफान में मिली, वह लाल रेत में बदल गई। रिवॉल्विंग कोर मास्टर द्वारा स्थापित सुरक्षात्मक संरचना में कंपन होने लगा। अचानक दरारें उभर आई और हल्की ची 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 ध्वनि के साथ प्रकाश का सुरक्षात्मक पर्दा टूट गया। सच्चे सार की एक क्रूर किरण छेद गई। ध्यान से, हर कोई हैरान था। कई रिवॉल्विंग कोर एल्डर्स ने एक नया जादू स्थापित करने में जल्दबाजी की। हालांकि क्योंकि यह बहुत तेज था, इसलिए नया जादू तुरंत लागू नहीं किया जा सका। विद्युत प्रकाश और वास्तविक सार विस्फोट की शॉकवेव बाहर फैल गई, जिससे भोज की मेजें उलट गईं और जेड बर्तन टूट गए। संप्रदायों के सभी वीर कुलीनों ने अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर सच्चे सत्व को घुमाना शुरू कर दिया। अधिक खेती वाले लोगों ने कम खेती वाले लोगों की रक्षा की। जैसे ही वास्तविक सार की शॉकवेव उनके वास्तविक सार से टकराए, इससे रंगों का एक इंद्रधनुष निर्मित हुआ, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को चकाचौंध कर दिया। ये दोनों कौन हैं? उनके युद्ध से उत्पन्न वास्तविक सार तरंग सुरक्षात्मक संरचना को तोड़ सकती है और हमारे शिष्यों को अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बहुत भयानक है। उधर देखो, यहाँ तक कि डीप अर्थ सेक्ट के हावेयन अनुयायी जो रक्षा में उत्कृष्ट हैं, उन्हें भी इसका विरोध करना कठिन लगता है। क्या एक हाउटियन मास्टर के पास वास्तव में इस स्तर की ताकत हो सकती है? क्या हावेयन गुरु लिन मिंग स्पष्ट रूप से पल्स कंडेंसेशन अवधि में है? इन शब्दों से सभी को ऐसा लगा जैसे वे जागृत स्वप्न में जी रहे हों। ये सही है, लिन मिंग हाउटियन क्षेत्र में नहीं था। वह पल्स कंडेंसेशन के शिखर तक पहुंचने से भी एक कदम दूर था। लिन मिंग के मजबूत और प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण हर कोई इस तथ्य को भूल गया था कि लिन मिंग एक हाउटियन मास्टर नहीं था। आखिर इस दुनिया में क्या खराबी थी? सबसे अधिक आश्चर्यचकित थे ज़ियानेटियन स्वामी। अपने चौथे दर्जे के संप्रदायों की रीढ़ के रूप में वे 30 वर्ष से अधिक उम्र के थे और कुछ तो 40 या 50 वर्ष के भी थे। इतनी मजबूत आक्रमण शक्ति, क्या ये वास्तव में युवा पीढ़ी की ताकत है? जब मैं हावेयन क्षेत्र के शिखर पर था, तब भी मेरे पास ऐसी असामान्य आक्रमण शक्ति नहीं थी। जो लोग इस भोज समारोह में भाग लेने में सक्षम थे, वे औसत मार्शल कलाकार नहीं थे। जब वे हावेयन क्षेत्र में थे, तो वे उत्कृष्ट मार्शल कलाकार भी थे जो दूसरों से आगे थे। अगर यह जारी रहा, तो उन्हें एक सच्चे जियानेटियन मास्टर की तुलना करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। एक प्रारंभिक हावेयन राज्य के युवा की तुलना वास्तव में एक जियानेटियन गुरु से की जा सकती है। भविष्य में वे कितने मजबूत होंगे? वे तो अद्वितीय सम्राट भी बन सकते हैं। हावेयन क्षेत्र और जियानेटियन क्षेत्र के बीच का अंतर एक खाई की तरह था जो दोनों को अलग करता था। जैसे ही कोई व्यक्ति हावेयन क्षेत्र से जियानेटियन क्षेत्र में कदम रखता है, तो एक मार्शल कलाकार का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वह अपने भीतर की गंदी हावेयन हवा को समाप्त कर देता है और अपने वास्तविक सार में गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करता है, जिससे इसकी तीव्रता और मोटाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। जियानेटियन क्षेत्र को भी एक बड़ी बाधा माना जाता था। प्रत्येक सामान्य हावेयन मार्शल कलाकार, जिसका आधार स्थिर था, हमेशा के लिए वहीं अटका रह जाता था। केवल वे ही बचते थे जिनके पास ऊपर उठने का मौका होता था। वे सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होते थे। यहाँ तक कि किंजिया, जिसे एक शीर्ष श्रेणी का हावेयन मास्टर माना जाता था, वह भी जियानेटियन शक्तियों में सबसे निम्न होगा। इससे पता चला कि जियानेटियन क्षेत्र का मार्शल कलाकार वास्तव में कितना शक्तिशाली था। इसलिए एक हावेयन शक्तिशाली व्यक्ति के लिए क्षेत्रों को पार करना और एक जियानेटियन स्वामी के खिलाफ लड़ना विशेष रूप से कठिन था। 7 गहन घाटियों जैसे छोटे संप्रदाय में यदि 2 या 3 लोग मौजूद हों जो ऐसा कर सके, तो ये पहले से ही अच्छा था। इतना ही नहीं, बल्कि ये 2 या 3 लोग अक्सर हावेयन क्षेत्र के शिखर पर या यहाँ तक कि जियानेटियन क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर होते थे। मंच पर लिन मिंग और लेई मुबाई पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे। उनके 100 फुट के दायरे में सभी टाइलें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थीं और जिस स्थान पर दोनों युवकों की टक्कर हुई थी, वह स्थान बारीक रेत में बदल गया था। रक्त शमन करने वाले दानव थंडर के रक्त सार द्वारा इस रेत को लाल रंग में रंगने के बाद इसने मंच के केंद्र को एक लाल रेगिस्तान में बदल दिया था। लेई मुबाई ने उम्मीद नहीं की थी कि लिन मिंग इस हद तक शक्तिशाली होगा। जब वह लिन मिंग की उम्र का था, तो उसके पास ये ताकत नहीं थी। क्या इसका मतलब ये था कि लिन मिंग की प्रतिभा उससे बढ़कर थी? लेई मुबाई का दिल हमेशा गर्व से भारी रहता था। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति उससे आगे निकल जाए? मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था, लेकिन मेरी ताकत इससे कहीं अधिक है। आप मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकें, यही आपके लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त है। लेई मुबाई के शरीर के भीतर का असली सार तेजी से घूमने लगा। उसकी शिरोबिंदुओं के भीतर रक्तमय ऊर्जा अधिकाधिक गाढ़ी और संकेंद्रित होती गई। उसका पूरा कंकाल चटकने लगा और उसके साथ ही उसकी आभा भी फटने लगी, जिससे उसे महसूस करने वाले सभी लोग भयभीत हो गए। प्राचीन शैतानी कला लेई मुबाई के चारों ओर का स्थान मानो अपना अलग स्थान बन गया था। उसकी आभा कई गुना बढ़ गई थी। वह उस प्राचीन शैतानी पुस्तक की शक्ति का प्रयोग कर रहा था जो उसके स्वामी को दूर स्थित खंडहरों में मिली थी। उन्हें इस खेती पद्धति का उपयोग करने में कोई डर नहीं था। ये साइलेंट डेमन एम्परर सिटी की साधना विधि नहीं थी, बल्कि हाल ही में खोजी गई प्राचीन साधना विधि पुस्तिका थी। भले ही वह म्यू फैंगक्सियन का म्यू युहुआंग ही क्यों न हो, उनमें से कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। यद्यपि यह कोई रूढ़िवादी ताकत नहीं थी, लेकिन दक्षिण क्षितिज क्षेत्र के संप्रदायों ने कभी भी अच्छाई या बुराई के बीच अंतर नहीं किया था। सब कुछ केवल शक्तिशाली के प्रति सम्मान पर आधारित था। इसलिए इस प्राचीन शैतान कला तकनीक का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं था। भले ही इसके प्रयोग में कुछ गलत था, फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। यदि वह यहाँ लिन मिंग को नहीं हराता, तो वह केवल अपनी ही आत्मा को निराश करेगा।
ये साधना पद्धति। म्यू युहुआंग की आंखें चमक उठीं। अपने ज्ञान की व्यापकता के कारण वह इस साधना पद्धति की असामान्य और असाधारण प्रकृति को तुरंत पहचानने में सक्षम थी। ये स्पष्टतः थंडरक्रेस्ट संप्रदाय की साधना पद्धति नहीं थी, और यदि थी भी तो इसे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय ने हाल ही में प्राप्त किया होगा। इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि यह लेई मोबाई ही था जिसने इसे खोजा था। गुरु पूर्वज, क्या आप इस साधना पद्धति को पहचानते हैं? म्यू युहुआंग ने सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ म्यू फैंगजियन से पूछा। म्यू फैंगजियन ने आंखें मूंद लीं और एक पल के लिए सोच विचार करते हुए लेई मोबाई को देखा। फिर उसने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। यह साधना पद्धति हाल ही में दुनिया में प्रकट होनी चाहिए थी। इस लड़के का भाग्य बहुत महान है। म्यू युहुआंग ने हल्की सांस ली और लेई जिंगटियन की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। अचानक म्यू युहुआंग का दिल ठंडा हो गया। पूरी संभावना थी कि यह साधना पद्धति लेई मोबाई द्वारा खोजी गई थी। ऐसे महान भाग्यशाली अवसर के सामने आने पर उसे डर था कि लेई मोबाई सचमुच एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय सम्राट बन सकता है। लेई मोबाई की प्राचीन शैतानी कलाएं सचमुच अद्भुत थीं, लेकिन लिन मिंग उदासीन था। वहां उपस्थित सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उच्चतम स्तर की साधना पद्धतियों में उनसे अधिक अनुभवी हो। देवताओं के सर्वोच्च बुजुर्गों के राज्य की खंडित स्मृतियों में अनगिनत अधूरी साधना पद्धतियां थीं। उनमें से अधिकांश छिटपुट और खंडित बेकार टुकड़े थे। लेकिन लिन मिंग ने फिर भी एक एक करके इन पर नजर डाली। जब उन्होंने इनकी तुलना लेई मोबाई की प्राचीन शैतानी कलाओं से की तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्राचीन शैतानी कलाएं संभवतः एक अद्वितीय सम्राट द्वारा बनाई गई थीं, जो स्काईस्पिल महाद्वीप से उत्पन्न हुई थीं। शायद यह अद्वितीय सम्राट बुढ़ापे के कारण मर गया, या शायद वह देवताओं के राज्य में पहुंच गया। चाहे जो भी हुआ हो, ये साधना पद्धति जिसे उन्होंने अपनी विरासत के रूप में पीछे छोड़ा था, देवताओं के राज्य में सबसे निम्न स्तर की साधना पद्धति ही मानी जा सकती है। लाल रंग की रोशनी की छाया में लेई मोबाई ने ग्रेट डेसोलेट ब्लड हाल्बर्ट को पकड़ लिया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे। उसके पूरे शरीर के चारों ओर चमकती हुई रक्तम बिजली के साथ वह एक प्राचीन राक्षस देवता की तरह था जो इस दुनिया में उतर आया था। लेई मुंबई वहीं खड़े थे। उनका आभामंडल दुनिया के प्रति घोर तिरस्कार से भरा हुआ था। सभी युवा वीर अभिजात वर्ग ने महसूस किया कि लेई मुंबई उनके सामने खड़े एक विशाल पर्वत से अलग नहीं था, एक अप्राप्य और दूर का अस्तित्व। जहां तक पंचतत्व क्षेत्र की युवा महिला शिष्यों का प्रश्न है, उनके सुंदर चेहरे लाल हो गए तथा उनके दिल जोरों से धड़कने लगे। जहां तक झो शियाओलिंग की बात है तो उसकी नजर एक पल के लिए भी लेई मुंबई से नहीं हटी। झो ली ने अपनी छोटी बहन के चेहरे पर मंत्रमुग्ध भाव देखा और आह भरी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। चाहे वह लेई मुंबई हो या लिन मिंग, वे दोनों ही ऐसे पात्र थे जो पहले ही उसकी समझ के दायरे से परे थे। लिन मिंग, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लेई मुंबई ने धीरे से कहा। उसके हर शब्द में अहंकार झलक रहा था। उसकी ताकत दोगुनी हो गई थी। यदि वह पुनः विश्व भर में रक्त युद्ध का प्रयोग करता है तो उस चाल की शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। प्राचीन शैतानी कलाओं की प्रचंड शक्ति और पागल लेई मुंबई, जिसके बाल रक्त की लाल रोशनी में नहाए हुए थे, का सामना करते हुए लिन मिंग अंततः पूरी तरह से पुष्टि करने में सक्षम था कि लेई मुंबई दक्षिण सागर दानव क्षेत्र से था। प्राचीन शैतानी कलाएं किसी की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं। लिन मिंग के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। अगर मैंने टेम्परिंग मैरो का 20% पूरा नहीं किया होता तो मैं ये लड़ाई निश्चित रूप से हार जाता। लेकिन अब लेई मुंबई मुझे मेरी ताकत की सीमा तक लड़ने में सक्षम बनाता है। 20% टेम्परिंग मैरो के साथ साथ हेरेटिकल गॉड फोर्स के उद्घाटन के साथ परिणाम क्या होगा? लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाले को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और मंच पर लंबा खड़ा हो गया। उसका शरीर एक पुण्य प्रकाश को उगल रहा था। अचानक उसकी आभा सघन होने लगी। वह अधिकाधिक तीव्र और भयंकर होती गई तथा ऐसा भाला निकला जो सब कुछ बहा ले जा सकता था। इस समय लिन मिंग एक बेजोड़ खजाने के भाले की तरह था जो बेहद तेज था। एक ही विचार से वह दुनिया को भेद सकता था। लिन मिंग की आभा भी तेज हो रही है। यह न केवल उसकी आभा है जो तीव्र हो रही है, बल्कि उसके शरीर का सच्चा सार भी अधिकाधिक गाढ़ा होता जा रहा है। हे भगवान, एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में इतना गाढ़ा सच्चा सार कैसे हो सकता है? इस पल में हर कोई लिन मिंग के शरीर से अंतहीन महासागर की तरह निकलने वाली विशाल आभा को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। उनका सच्चा स्वरूप तूफान की प्रचंड लहरों के समान था, असीम एवं अनंत। केवल लिन मिंग के मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स के साथ वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के भयानक सच्चे सार को जारी करने में असमर्थ था। लिन मिंग का असली सार उसकी मज्जा के भीतर छिपा हुआ था और अब वह छिपा हुआ सच्चा सार बाहर निकल आया था। टेम्परिंग मैरो की 20% शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। भोज के मुख्य स्थान पर बैठे हुए न्यू फैंगशियान की नींद भरी आंखें अचानक खुल गईं और उनमें अविश्वास का भाव झलक रहा था। उसने चुपचाप लिन मिंग को कई बार देखा, एक गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, यह बच्चा एक गहरे तालाब के भीतर एक ड्रैगन है। यदि मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप का भाग्य काफी अच्छा है और हम आने वाली तबाही से बचने में सक्षम हैं, तो उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब ये ड्रैगन आकाश में उड़ जाएगा। मेरा दिव्य फीनिक्स द्वीप भी एक फीनिक्स होगा जो निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म लेगा। इसके साथ उड़ान भरेगा। जैसे ही लिन मिंग की आभा बढ़ी, मंच के नीचे सभी जूनियर चौड़ी आंखों से घूरने लगे। उनके मुंह सूख गए और वे अत्यंत आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। लेई मुंबई इसे सहन नहीं कर सका। जैसे जैसे यह आभा बढ़ती गई, वह और इंतजार करने को तैयार नहीं था। रक्त शमन करने वाला दानव गड़गड़ाहट से भर उठा। लेई मुंबई चिल्लाया, खून दुनिया को रंग देता है। खून का परशु बाहर बह गया। इस कदम के बाद मंच का माहौल अचानक बदल गया, मानो चारों ओर खून की उग्र और हिंसक लहरें टूट रही हों। लेई मुंबई आगे बढ़ा और उसका शरीर एक प्रेत की तरह था। वह तुरंत लिन मिंग के सामने आ गया। उसका भाला उसकी कमर की ओर बढ़ रहा था। इस परशु प्रहार में भारी गर्जनापूर्ण क्षमता थी। इस व्यापक प्रहार से तो एक छोटा सा पर्वत शिखर भी चकनाचूर हो जाएगा। हाल भर में लिन मिंग महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का सारा खून एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है, सतह पर आ रहा है और उसकी नसों में उबल रहा है, जैसे कि वह उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये रक्त निरोधक दानव थंडर का रक्त तत्व पर प्रभाव है। लेई मुंबई का हाथ थामने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी सामान्य मार्शल कलाकार को इस भाले से उड़ा दिया जाए तो उनका खून पीछे की ओर बहेगा और वे पहले ही सदमे से मर चुके होंगे। लिन मिंग का दिमाग तेजी से चलने लगा। कुंडलित ड्रैगन स्टील सुई बैंगनी धूमकेतु भाले में विलीन हो गई थी और अब भाले में अपनी अमित इच्छा शक्ति समाहित थी। एक भाला निकला और त्वरित गति के कारण बैंगनी धूमकेतु भाला एक कोड़े की तरह थोड़ा मुड़ गया और रक्त परशु से टकरा गया। कच, जैसे ही रक्त परशु बैंगनी धूमकेतु भाले से टकराया, रक्त परशु दब गया। यह एक रक्त लाल विशालकाय शार्क की तरह था जिसे अचानक पानी में दबा दिया गया हो। बैंगनी धूमकेतु भाला महान उजाड़ रक्त पल पर दबाया। परशु की संपीड़ित रक्त ऊर्जा मुक्त हो गई, जिससे जीवंत रक्त की प्रचंड लहरें उत्पन्न हुई। दोनों युवा सरदारों के बीच संघर्ष हुआ। उनके भाले और परशु एक दूसरे से टकरा रहे थे तथा लाल और बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। तीव्र बैंगनी और लाल रंग के प्रभाव से भयंकर बवंडर उत्पन्न हुआ। बवंडर ने जमीन पर पड़े अनगिनत कुचले पत्थरों को उठा लिया तथा उन्हें सुरक्षात्मक प्रकाश व्यवस्था की ओर फेंक दिया। पिंग पिंग पिंग, प्रबलित प्रकाश पर्दा एक बार फिर बुरी तरह से कांप उठा। सभी वीर कुलीनों के रंग रूप बदल गए, विशेषकर जियानेटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के। वे सभी भयभीत थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है।
दो जूनियरों के बीच हुई लड़ाई में उनकी आभा वास्तव में हिमस्खलन और सुनामी को कुचलने की शक्ति से भर गई थी। क्या ये सचमुच दो युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई थी? लेई मुबाई ने अपने दांत भींच लिए, उसके शरीर की सारी मांसपेशियां उभर आईं, उसकी नीली नसें उभर आईं। उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लिन मिंग उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ने की योग्यता रखती थी। इस लड़के का असली सार मेरे जितना ही गाढ़ा है, भले ही मैंने प्राचीन शैतानी कलाओं का प्रयोग किया हो। ये कैसे संभव है? सामने से हमला संभव नहीं है, मुझे उसके बैंगनी धूमकेतु भाले से बचना होगा और केवल उसके शरीर पर हमला करना होगा। जैसे ही लेई मुंबई ने यह सोचा, वह अचानक तेजी से इधर उधर भागने लगा। उसके कदम तेज हो गए। जैसे ही वह पीछे हटा, उसका शरीर अनियमित हो गया और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगा। उसके हाथ में जो रक्त का बाजूबंद था वह भी रक्त के रंगों की श्रृंखला बन गया। आप गति की तुलना करना चाहते हैं? लिन मिंग मुस्कुराया। लेई मुबाई कोई मार्शल कलाकार नहीं था जो जियांग बाओयुन की तरह गति में विशेषज्ञ था। यदि वह गति की लड़ाई करना चाहता था तो उसे डर नहीं था। यह उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है कि पवन की अवधारणा के बारे में उनकी समझ हर दिन के साथ गहरी होती गई तथा उनका गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड भी हर गुजरते दिन के साथ दूसरे स्तर के करीब पहुंचता गया। जल्द ही यह अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। कहे लेई मुबाई लिन मिंग के पीछे एक भूत की तरह प्रकट हुआ। उसका फरसा कट गया। हालांकि इस परशु ने सीधे लिन मिंग की कमर को काट दिया, लेकिन सीधा पार हो गया। इस समय लिन मिंग गायब हो गया था और पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा। यह सिर्फ एक पल था, लेकिन लिन मिंग पहले ही दर्जनों फीट दूर चला गया था। आप तेज हैं, लेकिन आपका हथियार एक परशु है। परशु गति के लिए उपयुक्त नहीं है। लेई मुबाई का पीला चेहरा काला पड़ गया। गति की दृष्टि से हालबर्ट स्वाभाविक रूप से तलवार से कमतर था। यह सामान्य ज्ञान था, लेकिन अब चूंकि वह सीधे लिन मिंग का सामना नहीं कर सकता था, वह केवल उसकी गति की तुलना कर सकता था। मुझे तुमसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। लिन मिंग ने उपहास किया और अचानक उसके शरीर के चारों ओर हवा का एक अदृश्य चक्रवात बन गया जिसने उसे सहारा दिया। अपनी उड़ने की क्षमता को उजागर करने के बाद उसे गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड के रहस्य को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कितना कुशल! गति के मामले में मुझे भी अपने आप पर भरोसा है। मंच पर तेज हवाएं चल रही थीं। लिन मिंग गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ा और उसका शरीर प्रेत छवियों की एक श्रृंखला बन गया। बैंगनी धूमकेतु भाले में पवन की अवधारणा के विलय के साथ प्रत्येक भाले के प्रहार में एक सीटी बजती हुई वायुमूल ऊर्जा निहित थी। उस क्षण में लिन मिंग की भाले की छाया हवा में बदल गई और हवा भाले की छाया बन गई। इसे फैलाया नहीं जा सका, इसे टाला नहीं जा सका। हु अचानक मंच पर मौजूद सारी लाल और बैंगनी बिजली एक विशाल भंवर में बदल गई। लिन मिंग और लेई मुबाई एक साथ गायब हो गए। वे कहाँ हैं? वहां केवल छायाचित्र ही बचा है, मैं उन्हें देख नहीं सकता। जिनकी साधना हाउटियन क्षेत्र से नीचे थी, वे पहले ही लिन मिंग और लेई मुबाई की छाया से चूक चुके थे। यहाँ तक कि हावयन राज्य के अनुयायियों को भी यह समझ पाना कठिन हो गया कि वे कहाँ हैं। झान युनजियान ने एक गहरी सांस ली और उसके हृदय में भावनाएं भर गईं। तो क्या ये शक्ति युवा पीढ़ी के राजाओं की थी? शायद अपने पूरे जीवन में वह उनसे आगे नहीं निकल पाता। उनकी ताकत वास्तव में एक जियानेटियन मास्टर से तुलना की जा सकती है। गोल्डन बेल माउंटेन के भोज क्षेत्र में एक प्रारंभिक जियानेटियन मास्टर ने अपने सामने के दृश्य को देखकर अभिभूत होकर अपना सिर हिलाया। इससे पहले मैंने सोचा था कि जब मैं हाउटियन क्षेत्र में था तब की तुलना में उनकी ताकत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यहाँ तक कि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। रक्त बिखरता हुआ अनंत आकाश। लेई मुबाई ने ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ट को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। विस्फोट के कारण मंच के भीतर दर्जनों फीट गहरा एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि लिन मिंग ने पहले ही इस हमले को टालते हुए चकमा दे दिया था, फिर भी उसके शरीर में खून अभी भी हिंसक रूप से उछल रहा था। यह आदमी बहुत ताकतवर है। लिन मिंग ने बलपूर्वक अपने उफनते खून को दबा दिया। उसके पास अभी भी दो अंतिम कार्ड बचे थे, हेरेटिकल गॉड फोर्स और थंडरफायर एनिहिलेशन। हालांकि इन दोनों चालों का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और ऐसा उसे बुद्धिमानी से करना था। अन्यथा यदि वह चूक गया या असफल हो गया तो वह तुरंत पराजित हो जाएगा। लेई मुबाई मुस्कुराया। आपने मुझे इस स्थिति तक मजबूर कर दिया है। अब जब लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई है, भले ही मुझे अपनी ताकत का बलिदान करना पड़े, मैं फिर भी तुम्हें अपने फरसे के नीचे से काट डालूंगा। जैसे ही लेई मुबाई ने बात की, उसके शरीर की सारी त्वचा काकात ध्वनि के साथ फटने लगी। इन दरारों से खूनी कोहरे के बादल फूट पड़े। रक्त छाया अवतार। जैसे ही लेई मुबाई चिल्लाया, खून का कोहरा वास्तव में एक लाल मानव की छाया में बदल गया जिसने लेई मुबाई का रूप ले लिया। इस छाया के पास कोई हथियार नहीं था। इसके स्थान पर वहां एक लंबा शैतानी पंजा था जो उसका हाथ था। लिन मिंग आश्चर्यचकित था, लेकिन वह घबराया नहीं। उन्होंने पहले ही 7 गहन घाटियों की कुल गुड मार्शल मीटिंग में इसी तरह की हमले की विधि देखी थी। जाना, उसका खून चूस लो। लाल रक्त छाया अवतार ने तीखी चीख निकाली और फिर अपना विशाल पंजा लिन मिंग की ओर बढ़ाया। लिन मिंग शांत दिखाई दिए। उसके साथ गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड चला गया और उसका आकार तुरंत पीछे चला गया। उसी समय उसके हाथ में रखा बैंगनी धूमकेतु भाला गड़गड़ाहट के साथ चमक उठा। राक्षसों और भूतों के विरुद्ध वज्र की शक्ति सबसे प्रभावी थी। उसे विश्वास नहीं था कि यह रक्त छाया अवतार बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर को रोकने में सक्षम होगा। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। लेई मुबाई के ठंडे शब्द लिन मिंग के कानों में गूंज उठे। उसी समय महान उजाड़ रक्त परशु नीचे गिर गया। पिंसर अटैक। लिन मिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ में बैंगनी धूमकेतु भाला महान उजाड़ रक्त परशु से मिलने के लिए आगे बढ़ा। धिक्कार। जैसे ही भाला और परशु टकराए, लिन मिंग के शरीर के भीतर रक्त सार उबल पड़ा और उसका असली सार अव्यवस्थित हो गया। जहां तक लेई मुबाई का प्रश्न है, उसके अंग नीले रंग के सच्चे सार से हिंसक रूप से हिल गए और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। इस समय रक्त छाया अवतार चिल्लाया और अपना पंजा बढ़ाया। पंजा लिन मिंग के गले पर जकड़ गया। लेकिन इस समय लिन मिंग का बैंगनी धूमकेतु भाला पहले से ही बाहर आ चुका था। वह समय रहते उसे वापस खींचकर पुनः बाहर नहीं निकाल सकेगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में लिन मिंग के दाहिने हाथ ने बैंगनी धूमकेतु भाला जारी किया। उसकी मुट्ठी पर एक गहरी नीली रोशनी बन गई जिसमें गड़गड़ाहट की शक्ति थी। यह मुट्ठी रक्त छाया अवतार के रक्त पंजे की ओर मुक्का मारा। तुम मौत चाहते हो? लेई मुबाई राक्षस की तरह मुस्कुराई। रक्त छाया अवतार का पंजा एक दिव्य हथियार के समान कठोर था। इसकी कठोरता निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण खजाने के बराबर थी। इस पंजे का सामना करने के लिए मांस और रक्त की मुट्ठी का उपयोग करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। शरीर फाड़ने वाली, हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी। उस क्षण लिन मिंग का असली सार सीमा तक घूम गया। 10,000 कंपनशील सच्चे सार तंतु गर्जना करते हुए आगे बढ़े, जिनमें बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर की एकीकृत शक्ति के साथ साथ 20% पूर्ण टेम्परिंग मैरो की शक्ति भी थी। इस प्रहार में उनकी पूरी ताकत समाहित थी। टकराना। लिन मिंग की मुट्ठी रक्त छाया अवतार के पंजे से टकराए। कंपन की शक्ति और बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर भड़क उठी। जब रक्त पंजा गड़गड़ाहट से प्रज्वलित हुआ तो एक जोरदार ची 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 ध्वनि हुई और फिर वह अचानक एक खूनी कोहरे में बदल गया। क्या? लेई मुबाई का दिमाग कांप उठा और फिर उसने मुंह में खून थूक दिया।
रक्त-छाया अवतार उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, यदि उसे क्षति होती तो उसे भी क्षति होती। जैसे ही लेई मुबाई ने खून थूका, वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अविश्वसनीय अविश्वास का भाव था और वह लिन मिंग को घूर रहा था। ये कैसे संभव हुआ? एक नंगी मानव मुट्ठी ने रक्त-छाया अवतार के राक्षसी पंजे को तोड़ दिया था। लेई मुबाई घायल हो गया है। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। लेई मुबाई की ताकत पहले से ही इतनी भयानक है, लेकिन वह वास्तव में लिन मिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहां उपस्थित सभी युवा वीर कुलीनों ने गहरी सांस ली। सभी का मानना था कि लेई मुबाई अपनी ताकत छुपा रहा है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि यह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत लेई मुबाई वास्तव में लिन मिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। संपूर्ण दर्शक स्तब्ध रह गए और अवाक रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि युवा पीढ़ी के राजाओं के बीच लड़ाई इतने भयानक स्तर पर होगी। दोनों युवकों के पैरों के नीचे मंच का फर्श एक व्यूह रचना द्वारा मजबूत हो गया था, जो लोहे के समान कठोर हो गया था। लेकिन अब ये सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेई मुबाई का रक्त-छाया अवतार जिसे उसने छोड़ा था, उसे लिन मिंग ने नष्ट कर दिया था, जिसके कारण उसने मुंह से खून थूक दिया था। उसकी चोटें निश्चित रूप से गंभीर थीं। हालांकि लिन मिंग घायल नहीं हुआ था, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। जाहिर है, उसने बहुत अधिक रक्त पी लिया था। मूल रूप से लिन मिंग की आश्चर्यजनक पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लेई मुबाई की अत्यंत अजीब हरकतें लिन मिंग के शरीर के भीतर रक्तसार को प्रभावित करने में सक्षम थीं, जिससे वह उसके भीतर गिर गया। उबलते रक्तसार को दबाने के लिए उसे भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ी और यही कारण था कि वह इस हद तक थक गया था। लिन मिंग का हाथ भी घायल है। दर्शकों ने देखा कि लिन मिंग का दाहिना हाथ खून से लाल हो गया था। जाहिर है, ये कुछ क्षण पहले हुई टक्कर का परिणाम था। जब उसने रक्त पंजा तोड़ा तो उसकी मुट्ठी घायल हो गई। उन्होंने कहा, ऐसी हिंसक टक्कर में ऐसा होना सामान्य बात है। आखिरकार लिन मिंग न तो मुक्केबाजी का अभ्यास करता है और न ही वह कोई खजाना दस्ताने लाया है। उपस्थित सभी वीर कुलीनों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन जब लेई मुबाई ने ये बातें सुनी तो वह केवल मुस्कुराकर रह गया। सामान्य, लिन मिंग ने मुक्केबाजी का अभ्यास नहीं किया। क्या आप खजाने के दस्ताने नहीं लाए? बेवकूफों के इस समूह को कुछ भी पता नहीं था। लेई मुबाई के अलावा किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि रक्त-छाया अवतार का राक्षसी पंजा कितना भयानक और कठोर था। इसकी तुलना निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण खजाने से की जा सकती है। यदि लिन मिंग अपनी मुट्ठी से इसे कुचलने में सक्षम था, तो क्या इसका मतलब यह था कि उसकी मुट्ठी एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी चरण खजाने के बराबर थी? ये कैसे संभव था? लेई मुबाई ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने लिन मिंग को देखा। लिन मिंग, तुम सबसे मजबूत जूनियर हो जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला हूं। मेरी एक अतुलनीय इच्छा है, और वह है व्यक्तिगत रूप से तुम्हें नष्ट करना। लेई मुबाई मुस्कुराया, अपने खून से सने मुंह में अपने सफेद दांत दिखाते हुए। उसका चेहरा अभी भी गंभीर और क्रूर था। तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो और मैं तुम्हें नष्ट करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, शायद मैं तुम्हें और भी पहले मार डालूंगा। लिन मिंग ने अपने दाहिने हाथ से खून पोंछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और दृढ़ थी। उसके शब्दों से उसकी हत्या की मंशा का पता चलता है। वह इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहता था कि वह लेई मुबाई को मारना चाहता था। हाँ, तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़ाई में मुझे अपना अंतिम पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं इस हमले की कीमत के रूप में अपने रक्तसार का उपयोग करूंगा। मैं जब ये चाल चलूंगा तो अगर तुम इसे रोक नहीं पाओगे तो मर जाओगे। एक ऐसा कदम जिसकी कीमत किसी को अपने ही खून की कीमत चुकानी पड़े। लिन मिंग की भौहें ऊपर उठ गईं। रक्तसार मार्शल कलाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भले ही लेई मुबाई ने रक्त शमन करने वाले दानव थंडर के साथ अन्य मार्शल कलाकारों को निगल लिया, इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से अपना स्वयं का रक्तसार बर्बाद कर सकता था। यदि इस कदम के लिए उसे अपने ही रक्तसार की कीमत चुकानी पड़ती, तो यह निश्चित रूप से लेई मुबाई का सबसे शक्तिशाली हमला होता। यह उनका अंतिम कदम भी होगा। लिन मिंग, म्यूकियान म्यू युहुआन के पीछे बैठी थी। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। अब जब लड़ाई इस बिंदु पर आ गई थी, तो ये दो महान प्रतिभाओं के बीच जीवन और मृत्यु का मुकाबला था। यहाँ तक कि वे अपनी ताकत पर नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे और न ही वे ऐसा करना चाहेंगे। एक बार यह मैच तय हो जाने पर कोई भी गंभीर रूप से घायल या अपंग हो सकता था। हालांकि इस बार उनसे ये कहना कि वे इसे युद्ध विराम से सुलझा लें स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। तुम चिंता मत करो, उच्च पूर्वज के यहाँ होने से कोई समस्या नहीं होगी। म्यू युहुआन ने म्यूकियान के चिंतित भाव और तेजी से धड़कते दिल को देखा और जान गया कि वह किस बात को लेकर चिंतित थी। म्यूकियान ने सिर हिलाया, थोड़ा शांत होते हुए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जैसे ही ये दोनों युवा राजा इस हताश युद्ध में अपने अंतिम प्रहार करने वाले थे, वहां उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों ने अपनी सांस रोक ली। युवा वीर अभिजात वर्ग का उल्लेख नहीं करना है, यहाँ तक कि पुराने रिवॉल्विंग कोर मास्टर भी एक जैसे थे, जो मंच के केंद्र में घूरते हुए गोल आंखों से घूर रहे थे। उनमें से किसी ने भी इस रोमांचक मैच का एक भी सेकंड मिस करने की हिम्मत नहीं की। मंच पर इस मैच में लड़ने वाले दो लोगों में भविष्य के अद्वितीय सम्राट बनने की संभावना थी। तो ये दो युवा अद्वितीय सम्राटों के बीच मुकाबला था। इस युद्ध को प्राचीन ग्रंथों में लिखा जाना तय था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत के रूप में छोड़ा गया, जो आज से हजारों वर्षों तक कायम रहेगा। ऐसे भव्य आयोजन को कौन छोड़ सकता है? मंच पर तेज हवाएं चलने लगी और खून की रेत आसमान में उड़ने लगी। हाँ, रक्त-छाया अवतार जो लिन मिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेई मुबाई के शरीर में विलीन हो गया और उसमें पिघल गया। ऐसा होते ही लेई मुबाई के शरीर पर एक अजीब सा रक्त जैसा लाल रंग उभर आया। रक्त कारागार उतरता है। लेई मुबाई ने जोर से चिल्लाया और उसकी आभा उत्तरोत्तर उग्र उन्मत्त होती गई तथा एक राक्षसी लहर के साथ बाहर आने लगी। उसका पूरा शरीर लाल बिजली से लिपटा हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका पैर रक्तरंजित रेत पर पड़ा। उसका रक्तरंजित फरसा सीधा अनंत आकाश की ओर बढ़ रहा था। इस समय वह एक अवतरित दैत्य देवता की तरह था, असहनीय अहंकार से भरा हुआ, अन्य सभी से ऊपर। लिन मिंग ने हल्की सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लेई मुबाई इतना उग्र था। उसके हाथ में वास्तव में बहुत सारे कार्ड थे। एक के बाद एक घातक चालों के कारण इस स्तर पर एक मार्शल कलाकार को ढूंढना कठिन था जो उसे हरा सके। ये रक्त कारागार अवरोहन अपनी शक्ति को दोगुना करने के बदले में अपने ही रक्तसार को मूल्य के रूप में लेता है। यह एक ऐसा कदम था जिससे दुश्मन को और अधिक नुकसान पहुंचाने की कीमत पर खुद को ही नुकसान पहुंचाना पड़ा। इस स्थिति में लिन मिंग ने अब कुछ भी रोकने की योजना नहीं बनाई। इस अंतिम प्रहार में उसे इस बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने कितना सच्चा सार ग्रहण किया है। वह लेई मुबाई के इस प्रहार का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। विधर्मी ईश्वरीय शक्ति खुलो टकराना। विधर्मी देव बीज के भीतर का अत्यधिक संकुचित सच्चा सार प्रस्फुटित हुआ। लिन मिंग की आभा फिर से बढ़ गई और उसका मोटा सच्चा सार प्रकृति की एक खतरनाक अजेय शक्ति की तरह था। उस समय उसकी गति एक अजेय भाले की रोशनी की तरह थी जो आसमान को भेद रही थी। क्या असंभव! उसकी आभा फिर से बढ़ गई और उसका असली सार 60 से 70% तक मजबूत हो गया। इस समय लिन मिंग अभी भी इतनी बड़ी ताकत छुपा रहा था। लिन मिंग ने जो सदमा पैदा किया था वह बहुत बड़ा था।
यहाँ तक कि म्यूफेंशियन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। घटनाओं का यह मोड़ लेई मुबाई से भी अधिक चौंकाने वाला था। लेई मुबाई ने ताकत के बदले में अपना रक्तसार जला दिया था, लेकिन लिन मिंग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। ये तो केवल संकुचित सच्चा सार था जो उसके शरीर के भीतर छिपा हुआ था। एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट अपने भीतर इतना सच्चा सार कैसे रख सकता है? क्या उसका शरीर एक अथाह गड्ढा है? वहां उपस्थित सभी लोग, युवा वीर कुलीनों से लेकर वृद्ध रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स तक, सभी आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। एक जियानेटियन मार्शल कलाकार ने अपना सिर हिलाया, दुखी होकर मुस्कुराते हुए। क्या उसे वास्तव में पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार माना जा सकता है? उसके सच्चे सार की मोटाई पहले से ही मेरे बराबर है। एक पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार का असली सार एक जियानेटियन मास्टर जितना मोटा होना चाहिए। ये तो अकल्पनीय था। यदि उसने अपनी आंखों से यह पुष्टि नहीं की होती कि लिन मिंग के डेंटियन के भीतर अभी तक एक सच्चा सार भंवर नहीं बना है, तो वह यह मानने के बजाय मरना पसंद करेगा कि लिन मिंग केवल तुच्छ देर से पल्स संघनन अवधि में था। हालांकि लिन मिंग ने जो ताकत छिपाई है वह प्रभावशाली है, फिर भी ये लेई मुबाई की तुलना में खराब है। गोल्डन बेल माउंटेन के एक शिष्य ने लिन मिंग और लेई मुबाई की आभा की तुलना करते हुए इसका मूल्यांकन किया। लिन मिंग के पास अब जो ताकत थी वह उस ताकत से कमतर थी जो लेई मुबाई ने अपने स्वयं के रक्त सार को जलाने की कीमत पर प्राप्त की थी। आखिरकार वह रक्त का सार था जो कुछ लोग जला देते थे, वह हमेशा के लिए खो जाता था। अब लेई मुबाई के बाल अजीब तरह से फैले हुए थे और उसकी गति आसमान को भर रही थी। उसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। जहां तक लिन मिंग का प्रश्न है, उसका भाला तेज और प्रखर होकर दुनिया भर में फैल गया। लेकिन उनकी गति के संदर्भ में स्थिति थोड़ी खराब थी। उनकी ताकत लगभग 60 से 70% बढ़ गई थी। मूलतः उनकी ताकत लगभग समान थी, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली तो उनके बीच तुरंत एक खाई पैदा हो गई। लिन मिंग खतरे में है। ये लेई मुंबई का अपनी सारी संपत्ति के साथ अंतिम कदम है। यदि वह इसे रोक नहीं सका तो लिन मिंग गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या अपंग भी हो जाएगा। दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों ने अपनी सांस रोक ली। जिन युवतियों की लिन मिंग के प्रति अनुकूल धारणा थी, उनका दिल गले में अटक गया। उनकी सुंदर आंखें बड़ी बड़ी थीं और पलकें नहीं झपक रही थीं, ताकि जो घटित होने वाला था उसे वे चूक न जाएं। म्यूकियानयू ने हल्की सांस छोड़ते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, लिन मिंग, कृपया तुम्हें कुछ न होने दो। लेई मुबाई का मुंह खून से भर गया था। शरीर की रक्तवाहिकाओं के फटने से होने वाले लगातार और असहनीय दर्द के कारण उसका चेहरा उदास और भयावह हो गया था। लिन मिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अभी भी अपने हाथ में अंतिम फिनिशर मूव पकड़े हुए होंगे। आपकी शक्ति सचमुच मुझे अंतहीन सीमा तक झकझोर देती है, लेकिन आप यहीं तक जा सकते हैं। अंत में आपका अंतिम कार्ड मेरे कार्ड से घटिया है। उसके रक्तसार के दहन के कारण लेई मुबाई की आवाज बदल गई थी। उसकी आवाज कर्कश और गहरी थी, मानो उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। वह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोला, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए, मेरा अंतिम प्रहार स्वीकार करो। दानव राजा उतरता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लेई मुबाई ने दोनों हाथों से अपना फरसा पकड़ लिया और वार करने लगा। खून की राक्षसी और डरावनी लहरें आकाश में उठने लगीं। उस क्षण तो ऐसा लगा जैसे शून्य भी टूटकर बिखर गया हो। लेई मुबाई के इस प्रहार से एक अदम्य गति सामने आई। यह एक अजय, सर्वनाशकारी गति थी जो ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। यहाँ तक कि सुरक्षात्मक प्रकाश पर्दे के बाहर के लोगों को भी अपने पूरे शरीर का रक्तसार बाहर निकलता हुआ, अपने खून को उछलता हुआ महसूस हुआ। यह एक असहनीय एहसास था। अधिक मजबूत, इस आक्रमण की आघात लहर ही निम्न साधना वाले अनेक शिष्यों को शरीर में अस्वस्थता की अनुभूति के कारण रक्त की उल्टियां करने के लिए पर्याप्त थी। लिन मिंग इस हमले को कैसे रोक सकता था? सभी के दिलों की धड़कन रुक गई थी। म्यूकियानयू ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मंच पर खून के इस पागल तूफान का सामना करते हुए लिन मिंग के कपड़े हवा में लहराने लगे। उसके लंबे बाल अराजक तूफान से उड़ गए। इस समय उसकी अभिव्यक्ति शांत झील की तरह शांत थी। उन्होंने अपने भाव को विधर्मी ईश्वर बीच से जोड़ा। बैंगनी धूमकेतु भाले के ऊपर गड़गड़ाहट का एक बैंगनी चाप और एक छोटी सी लौ कांपने लगी। 10,000 वर्ष पुराना बैंगनी विद्युत आत्मा बांस, 10,000 वर्ष पुराना पवित्र ज्वाला छत्र वृक्ष। इन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बड़ी हुई शक्ति के साथ लपटें मुड़ गईं। गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट और आग की क्रूर और उन्मत्त शक्ति फूट पड़ी, जैसे कि उग्र नदी को रोकने वाला बांध टूट गया हो। भाले की नोक सीधी थी और वह लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट और आग की शक्ति से भयानक विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न हुई जो हवा में गूंज उठीं। बैंगनी धूमकेतु भाला एक उल्कापिंड की तरह था जो गड़गड़ाहट और आग से घायल होकर आगे की ओर बढ़ रहा था। उस क्षण अर्थकोर क्रिम्सन फ्लेम और पर्पल फ्लड ड्रैगन डिवाइन थंडर जुड़ गए। वज्राग्नि का विनाश, टकराना, एक अत्यंत भयावह ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस क्षण ऐसा लगा जैसे सारी ध्वनियां निगल ली गई हों और सूर्य ने भी अपना रंग खो दिया हो। समय अचानक धीमा हो गया। लिन मिंग की दृष्टि पूरी तरह से चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तुरंत एक अलग आयाम में भेज दिया गया हो। वह अपने दिल की धड़कन की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था और यहाँ तक कि विधर्मी देव बीज के भीतर की उफनती गर्मी और उत्तेजित चीखों को भी सुन सकता था। कच, सुरक्षात्मक अवरोध सरणी मंत्र जो सुदृढ़ किया गया था, वह प्रारंभिक जियानेटियन मास्टर के चौतरफा हमले का विरोध करने में सक्षम था। अब यह सुरक्षात्मक जादू एक बार फिर टूट गया। विस्फोट से उत्पन्न वास्तविक आघात तरंगें बहुत भयावह थीं। यहाँ तक कि जिस गुरु ने यह सुरक्षात्मक मंत्र दिया था, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिवंगत पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार और एक प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र मार्शल कलाकार के बीच लड़ाई इस स्तर तक पहुंच सकती है। ये चमकदार सफेद रोशनी कई सांसों तक जारी रही। भोज समारोह में सभी मेजें पूरी तरह पलट गई थीं। सौभाग्य से वहां उपस्थित स्वामी पहले ही यह भांप चुके थे कि कुछ खतरनाक घटित होने वाला है और उन्होंने सभी को चोट से बचाने के लिए समय रहते ढाल बना ली। मार्शल आर्ट स्टेज पहले ही नष्ट हो चुका था। लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाले के सहारे खुद को खड़ा किया। उसके लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस समय लेई मुबाई का पूरा शरीर खून से लाल हो गया था और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी चमक उठी थीं। प्लॉप, लेई मुबाई घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। ये दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। उन्हें यह समझने के लिए समय चाहिए था कि क्या हुआ था। लिन मिंग, वह जीता। थंडर क्रेस्ट संप्रभु संप्रदाय लेई जिंगटियन अविश्वास में कांप रहा था। लेई मुबाई की ताकत कितनी भयानक थी, यह उससे अधिक कोई नहीं जानता था। लेकिन अब इस लिन मिंग ने वास्तव में दायरे पार कर लिया था और उसे हरा दिया था। इससे जो मानसिक प्रभाव पड़ा वह इतना बड़ा था कि वह इस पर विश्वास ही नहीं कर सका। जहां तक पंचतत्व क्षेत्र के युवा शिष्यों का प्रश्न है, वे सभी अभी भी अचंभित थे। चाहे वह लेई मुबाई हो या लिन मिंग, इन दोनों की शक्ति पहले ही उनकी समझ के दायरे से आगे निकल चुकी थी। और अब लिन मिंग की जीत ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे एक स्पष्ट स्वप्न में जी रहे थे। ये पहली बार था जब उन्हें एहसास हुआ कि एक दिवंगत पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार और एक प्रारंभिक हाउटियन मार्शल कलाकार इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये झटका इतना तीव्र था कि उनमें से कोई भी बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। यहाँ तक कि एक संत स्तर की प्रतिभा भी लिन मिंग का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त नहीं थी। उनके विचार में वह एक ऐसे पात्र की तरह था जो केवल प्राचीन किंवदंतियों में ही मौजूद था।
उदाहरण के लिए पाताल लोक के महान सम्राट जिन्होंने एक बार पंचतत्व क्षेत्र के सभी संप्रदाय नेताओं के सिर काट दिए थे। सनफाया संप्रदाय के भोज क्षेत्र में सनफाया राजकुमारी लिनमिंग को घूर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। वह आंखें भर रही थी। वह थोड़ा नाराज महसूस कर रही थी क्योंकि सुर्खियों से उसका नाम छीन लिया गया था। लेकिन लिनमिंग और लेई मुबाई के बीच शानदार लड़ाई देखने के बाद उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली थी। अपनी ताकत के साथ अगर वह मंच पर जाती तो यह एक अच्छी हंसी से ज्यादा कुछ नहीं होता। कितना निंदनीय है। एक बार मुझे लगा था कि मैं एक शीर्ष प्रतिभा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं कुएं का मेढक हूं। ये सिर्फ सनफाया राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि गर्वित जोली, स्पष्ट जान युंजियान और उदासीन बायाक्सुआन, उन सभी के मन में एक ही विचार था। जब वे बच्चे थे तब से ही वे शीर्ष प्रतिभावान होने के आभामंडल में पले बड़े थे और उनका कोई समकक्ष नहीं था जो उनके स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इससे स्वाभाविक रूप से यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे भविष्य में विश्व के नायक बनेंगे। लेकिन अब अगर वे खुद की तुलना लिनमिंग से करते तो उन्हें डर लगता कि वे अपने जीवनकाल में कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। म्यू फैंशियान ने अपनी नजर हटा ली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। लिनमिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने दिव्य फीनिक्स द्वीप की क्षमता को पार कर लिया था। ऐसा अस्तित्व किसी 5वीं श्रेणी के संप्रदाय या यहाँ तक कि किसी पवित्र भूमि में भी प्रकट होना चाहिए था। केवल एक महान शक्ति जिसके पास हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों का संचित भाग्य हो, वह लिनमिंग जैसी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकती है ताकि वह एक दिन एक अद्वितीय सम्राट बन सके। वह एक दिन आसमान में चले जाएंगे और अपने लोगों के लिए एक अमिट विरासत छोड़ जाएंगे और एक अद्वितीय महान सम्राट के रूप में जाने जाएंगे। पूरे चौक में कई देर तक कोई भी नहीं बोला। श्रोतागण एकदम मौन थे। रिवॉल्विंग कोर के बुजुर्ग अपने दिल में आहें भर रहे थे और युवा वीरकुलीन लोग युवा राजाओं के बीच इस युद्ध के विवरण को अपने दिमाग में उकेर रहे थे। इस युद्ध ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था तथा दुनिया को देखने के उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। इससे पहले उनमें से कई लोगों ने स्वर्ग में चुने जाने का सपना देखा था, जो स्वर्ग में चढ़ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस सपने से बेरहमी से जगा दिया गया हो। शायद उनके लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। चौक के सन्नाटे में जबकि दर्शक अभी भी भ्रमित थे, लिनमिंग ने बैंगनी धूमकेतु भला पुनः प्राप्त किया और एक एक कदम लेई मुबाई की ओर बढ़ गया। इस समय लेई मुबाई फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों की रोशनी मंद थी और उसका मुंह खून से गीला था। वह अभी भी होश में था, लेकिन क्योंकि उसकी चोटें बहुत गहरी थीं और उसने बहुत अधिक रक्त पी लिया था, वह फर्श पर गिरने के कगार पर था। लिनमिंग को अपनी ओर आते देख लेई मुबाई की धुंधली आंखें चमकदार रक्त लाल हो गईं। उसकी हत्या करने की मंशा और इच्छाशक्ति फूट पड़ी। वह अपना मुंह खोलकर कुछ शब्द बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, उसके मुंह से खून ही निकला और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। आज की शर्मिंदगी लेई मुबाई के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई। यदि उसने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो ये लेई मुबाई में एक बाधा बन जाएगी जो उसकी भावना को निराश करेगी और उसके हर प्रयास को बाधित करेगी। जो लोग राक्षसी मार्ग पर साधना करते थे वे इस बात पर अधिक ध्यान देते थे कि उनके विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हों और उनकी आत्मा बोझमुक्त रहे। राक्षसी मार्ग हमेशा से ही अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने का पर्याय रहा है, जबकि धार्मिक मार्ग के विपरीत, जहां अभी भी कई नैतिकताएं और सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। जो लोग राक्षसी मार्ग पर चले उन्होंने संसार को अपना शत्रु बना लिया और सभी जीवित प्राणियों के विरुद्ध हो गए। यदि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते तो फिर राक्षसी मार्ग अपनाने का क्या मतलब था? वे बुद्ध से भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेई मुबाई बोल नहीं सकता था, इसलिए वह केवल अपने दिल में कोसता रहता था। जिस दिन दिव्य फीनिक्स द्वीप का विनाश होगा उस दिन मैं तुमसे मृत्यु की भीख मांगवाऊंगा। मैं तुम्हारी युद्ध कला बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें एक बक्से में बंद कर दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप द्वारा एकत्रित सभी संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कैसे करता हूं। मैं म्यू कियानयू और म्यू बिंगयुन की मार्शल आर्ट को भी बर्बाद कर दूंगा और आपके सामने उनके कपड़े उतार कर नंगा कर दूंगा। मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, उन्हें अपमानित करूंगा और उनके वंश को प्राप्त करूंगा। जैसे ही लेई मुबाई ने यह सोचा, उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। दिव्य फीनिक्स द्वीप का विनाश देर सवेर होगा, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। जब उसने देखा कि लिनमिंग की आंखों में उसे मार डालने की जानलेवा मंशा थी तो वह हंस पड़ा। दैन्य, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप अभी भी चौथी श्रेणी के संप्रदाय में फंसे हुए हैं जो दिव्य फीनिक्स द्वीप है। यह आपके पैरों में बेड़ियां डालने से भिन्न नहीं है। तुम कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे। लिनमिंग, एक दिन मैं आज की शर्म का बदला लूंगा। लेई मुबाई ने एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ कहा। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वास्तविक सार ध्वनि संचरण का उपयोग करना भी बहुत कठिन था। लिनमिंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने लेई मुबाई के वास्तविक सार ध्वनि संचरण को सुना ही नहीं। इसके बजाय वह चमकते हुए मुस्कुराया और लेई मुबाई के कंधे पर अपना हाथ रखा, एक दोस्ताना इशारा जैसे कि वह उसे उठाने में मदद करना चाहता था। लेई मुबाई का पूरा शरीर अकड़ गया। तुम, पहले मैंने कहा था कि आप उस स्थिति को नहीं समझते जिसमें आप थे, और अब भी आप यह नहीं समझ पाए हैं कि आप किस स्थिति में हैं। आज की शर्म का बदला, मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। लिनमिंग के होंठ हिले। उसकी हड्डियों को ठंडा करने वाली सच्ची ध्वनि लेई मुबाई के कानों में गूंजने लगी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फीले समुद्र में गिर गया हो। आप पागल, अब मरो। लिनमिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक ठंडा हो गया। उसने अपनी हथेली उठाई और लेई मुबाई की छाती पर पटक दी। नाड़ी काटने वाली हथेली। पेंग। लेई मुबाई का शरीर कांप उठा। वह पहले से ही इतना कमजोर हो चुका था कि अब वह विरोध नहीं कर सकता था। लिनमिंग की क्रूर शक्ति ने उसकी शिरोबिंदु को तोड़ दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। पफ। लेई मुबाई ने पागलों की तरह खून थूक दिया। उसका मन अविश्वसनीय अविश्वास से भर गया। ये लिनमिंग, वह पूरी तरह से पागल था। यह घटना इतनी अचानक घटी थी कि जब लिनमिंग ने लेई मुबाई पर अपनी हथेली से प्रहार किया तो कोई भी रिवॉल्विंग कोर मास्टर उसे रोक नहीं सका। सभी ने सोचा कि लिनमिंग अपने हाथ से लेई मुबाई को सहारा देने वाला था, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि लिनमिंग इस समय का फायदा उठाएगा जब लेई मुबाई ने प्रतिरोध करने की सारी ताकत खो दी थी और इतना भारी प्रहार करेगा। वह क्या कर रहा था? क्या वह दिव्य फीनिक्स द्वीप और पंचतत्व क्षेत्र के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा था? दिव्य फीनिक्स द्वीप पहले से ही बहुत खतरनाक स्थिति में था। यदि वे इस प्रकार का आक्रोश भड़काएंगे और पंचतत्व क्षेत्र के साथ युद्ध छेड़ेंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लिनमिंग की हरकतें केवल उसकी अपनी कब्र खोद रही थीं। भले ही वह एक ऐसा पात्र था जिसे भविष्य में एक अद्वितीय सम्राट बनना था, इस समय दिव्य फीनिक्स द्वीप उसकी रक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़के, तुम मौत चाहते हो। लेई जिंगटियन से अधिक क्रोधित कोई नहीं था। लेई मुबाई दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का संत पुत्र था। वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का भावी नेता था। यदि वह यहां मर गया तो दक्षिण सागर दानव क्षेत्र उस पर अपना क्रोध निकालेगा। भले ही दक्षिण सागर दानव क्षेत्र दिव्य फीनिक्स द्वीप के साथ युद्ध के कारण अब उससे परेशान नहीं है, लेकिन वे भविष्य में उसे माफ नहीं करेंगे। जहां तक प्राचीन शैतानी पुस्तक के उसके सपनों का सवाल है, वह सब टूट चुका था। लेई जिंगटियन को पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। उसके हाथों में बैंगनी रंग की बिजली की रोशनी चमक उठी और उसकी हथेली लिनमिंग की ओर झुक गई। इस हथेली के प्रहार से दिवंगत जियानटियन क्षेत्र के स्वामी को तुरंत मार दिया जा सकता था। लिनमिंग निश्चित रूप से मर जाएगा।
हर कोई इतना आश्चर्यचकित था कि कुछ कह भी नहीं सका। लेई जिंगटियन की हथेली पहले से ही नीचे आ रही थी। ऊर्जा के हिंसक संपीड़न के तहत लिन मिंग के चारों ओर का स्थान इस तरह से सख्त हो गया मानो वह उसे अपनी जगह पर जकड़ रहा हो और उसे हिलने डुलने की अनुमति नहीं दे रहा हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि भले ही लिन मिंग स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, फिर भी वह चकमा नहीं दे पाएगा। लेई जिंगटियन, तुम क्या कर रहे हो? इस महत्वपूर्ण क्षण में म्यू युहुआंग मंच पर ज्वाला की तरह प्रकट हुई। उसकी हथेली लेई जिंगटियन से मिलने के लिए ऊपर आई। चौक में जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी। टकराना। लेई जिंगटियन को कई कदम पीछे हटना पड़ा। जहां तक म्यू युहुआंग की बात है तो वह एक क्षण के लिए कांप उठी, फिर उसने खुद को मजबूती से संभाल लिया। लेई जिंगटियन क्रोध से कांप रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। म्यू युहुआंग, क्या आप अपने शिष्य को दूसरों की बेतहाशा हत्या करने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं? इस समय म्यू युहुआंग का रंग बहुत बदसूरत था। जिस क्षण लिन मिंग ने कार्रवाई की थी उसने उससे एक सच्ची सार ध्वनि संचरण सुना था। लेई मोबाई दक्षिण सागर दानव क्षेत्र से एक जासूस है। लिन मिंग ने पहले पूरी तरह से कार्रवाई की और बाद में परिणामों के बारे में चिंतित हुआ। म्यू युहुआंग को तो जवाब देने का भी समय नहीं मिला था। यहां तक कि दृढ़ इच्छाशक्ति वाले म्यू युहुआंग भी पूरी तरह से उलझन में थे। इस घटना के परिणाम बहुत ही भयानक थे। पंचतत्व क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में से 6 आज वहां उपस्थित थे और बारीकी से देख रहे थे। ये लड़का लिन मिंग, वह सब कुछ प्रकट करने की योजना कैसे बना रहा था? यदि उसके पास अपने विचारों के समर्थन में सबूत न होते तो दिव्य फीनिक्स द्वीप भी उसका जीवन नहीं बचा पाता। वह लिन मिंग को डांटना चाहती थी, लेकिन अभी उसे डांटने का समय नहीं था। चूंकि जो कुछ हो चुका था वह हो चुका था, इसलिए सबसे पहले उसे इस मुद्दे को सुलझाना था। पंचतत्व क्षेत्र के संप्रदायों के बुजुर्ग भी खड़े हो गए थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था और वे लिन मिंग को घूर रहे थे। चाहे जो भी हो, पंचतत्व क्षेत्र के 7 महान संप्रदाय धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और गड़गड़ाहट सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे ऐसा कुछ घटित होते हुए कैसे सहन कर सकते थे? इस समय तक लेई मोबाई पहले से ही मरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके जीवन की मन चिंगारी बुझ रही थी। उसकी सारी तंत्रिका रेखाएं टूट चुकी थीं, लेकिन वह अभी भी अपनी सांस पर काबू रखे हुए था और बेहोश नहीं हुआ। वह अपने चेहरे पर क्रोध का भाव भी नहीं ला पाया। वह केवल लिन मिंग को लगातार घूर सकता था। उसकी आंखों में शुद्ध घृणा थी। ये बिल्कुल भयावह था। लेई मोबाई को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि लिन मिंग ने उसके साथ क्या किया था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में कई स्थानों पर मेरिडियन टूट गए हैं। यद्यपि मेरिडियन को हुए नुकसान का उपचार करना कठिन था, फिर भी 5वीं श्रेणी के संप्रदाय के पास ऐसा करने के साधन मौजूद थे। इसके लिए उसे कई महीनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा। बेशक ये केवल लेई मोबाई की एक तरफा इच्छाधारी सोच थी। लिन मिंग ने लेई मोबाई की आंखों में नफरत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और 5 तत्व क्षेत्र के 6 संप्रदायों के बुजुर्गों के गुस्से का सामना किया। उसने पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर विनम्रतापूर्वक कहा, थंडर सॉवरेन ने कहा कि मैंने उसे मार डाला, लेकिन ये गलत है। भले ही मेरा तरीका अतिवादी था, लेई मोबाई अभी भी जीवित है। लेई जिंगटियन ने नहीं सोचा था कि ये लिन मिंग के मुंह से निकलने वाली पहली बातें होंगी। वह क्रोध से कांपने लगा। तुमने उसकी सारी शक्तियां तोड़ दी और फिर भी तुम ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहे हो। आज ये बुरा आदमी इस छोटे कमीने को पीट पीट कर मार डालेगा। लेई जिंगटियन की गति फट गई, लेकिन म्यू युहुआंग उसके सामने था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। लिन मिंग ने कहा, मैंने जो भी कदम उठाए हैं उनके पीछे स्वाभाविक रूप से एक कारण है, और वह यह है कि लेई मोबाई दक्षिण सागर दानव क्षेत्र से है। मुझे मत बताओ कि थंडर सॉवरेन को यह तथ्य नहीं पता है। क्या? लिन मिंग के शब्दों से पूरा दर्शक चौंक गया। उनके दिमाग हिल गए। यहां तक कि लेई जिंगटियन भी अविश्वास से भर गया। ये कैसे संभव हुआ? उसे यह कैसे पता चला? हालांकि वे कई 100 वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया। ये कैसी गैरजिम्मेदाराना कल्पना है। मुंबई वह प्रतिभा है जिसे मैंने 3 साल पहले उत्तरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से खोजा था। उसकी पृष्ठभूमि साफ है। वह जासूस कैसे हो सकता है? हालांकि लेई जिंगटियन अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने में बहुत कुशल था, फिर भी उसमें थोड़ा सा सच्चा सार उतार चढ़ाव था जो उसने एक पल पहले के सदमे से उत्सर्जित किया था। ये सब म्यू युहुआंग की इंद्रियों द्वारा गहराई से ग्रहण कर लिया गया था। हालांकि लेई जिंगटियन अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने में बहुत कुशल था, फिर भी उसमें थोड़ा सा सच्चा सार उतार चढ़ाव था जो उसने एक पल पहले के सदमे से उत्सर्जित किया था। ये सब म्यू युहुआंग की इंद्रियों द्वारा गहराई से ग्रहण कर लिया गया था। ये बूढ़ी लोमड़ी। म्यू युहुआंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे अंततः समझ में आ गया कि क्यों लेई जिंगटियन उसका इतना विरोध कर रहा था, बार बार उसे बाधित कर रहा था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह लेई मुंबई के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेई जिंगटियन ने संभवतः खुद को दक्षिण सागर दानव क्षेत्र को बेच दिया है। इस बात की पूरी संभावना है कि लिन मिंग ने जो कहा वह सच था। पहले कार्रवाई, बाद में परिणाम। कितना बहादुर लड़का है। मुख्य बात यह है कि वह इसे कैसे साबित कर सकते हैं। इस स्थिति में इस लेई मोबाई से जानकारी निकालना असंभव है। म्यू युहुआंग को पता था कि क्या दांव पर लगा था। यदि लिन मिंग स्पष्ट और पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो संभवतः उसकी मौत भयानक होगी। ऐसी स्थिति में दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिए उसकी रक्षा करना असंभव था। लेई जिंगटियन का पूरा शरीर बिजली की चमक से चमक उठा। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह थीं जो अपने शिकार को घूर रहा हो। यहां तक कि डीप अर्थ संप्रदाय के शी झोंककुन भी उसके पीछे खड़े थे। इससे पहले उसे लिन मिंग द्वारा शब्दों की लड़ाई में अपमानित और पराजित किया गया था। अब जबकि उसके पास लिन मिंग को नीचे गिराकर लात मारने का अवसर था, तो वह इसे कैसे चूक सकता था? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो बेटे। अच्छा, तुम्हारे मन में कितने बुरे विचार हैं। कुछ विवाद के कारण आपने भतीजे लेई मोबाई के सभी मध्याह्न रेखाओं को भी तोड़ दिया। यदि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मैं आपकी सारी मेरिडियन तोड़ दूंगा। अन्यथा मेरे पंचतत्व क्षेत्र का अब कितना महत्व रह जाएगा। जैसे ही शी झोंककुन ने यह बात कही, उसके शरीर की आभा फूट पड़ी। 2 मध्यम रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स के संयोजन ने लिन मिंग को एक साथ दबा दिया। भले ही म्यू युहुआंग उसके सामने खड़ा था, फिर भी उसने अपने ऊपर दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। लिन मिंग के मन में इस शी झोंककुन के प्रति एक भी अच्छी धारणा नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बड़े शे, बकवास बोलना गैरजिम्मेदाराना है। शी झोंककुन ने व्यंग्य किया, जैसे कि तुम्हें पता है कि बकवास नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि भतीजा लेई मोबाई दक्षिण सागर दानव क्षेत्र से एक जासूस है, तो फिर आपके पास क्या सबूत है? यदि आप सबूत पेश नहीं कर सकते तो अपनी जान देकर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। जैसे ही शी झोंककुन ने बात की, पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों में उन्माद भर गया। विशेषकर वे लोग जो लिन मिंग द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किए गए थे, जैसे चू युनफेई, चेन कुन और शी हानशान। वे सभी लिन मिंग को उसकी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लिन मिंग, यह कोई मामूली बात नहीं है। यदि आपके पास सबूत है तो जल्दी से पेश करें, अन्यथा मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। म्यू युहुआंग ने एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ कहा। उसके हृदय में आलोचना की हल्की सी भावना थी। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले उन्होंने उससे बात तक नहीं की थी। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, वरिष्ठ म्यू, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास उस समय अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं थे। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया होता तो शायद बुजुर्गों की परिषद बुलानी पड़ती।
यदि ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि किसी को पहले ही इसकी सूचना मिल जाएगी और परिणाम ये होगा कि लेई मोबाई किसी तरह बचकर निकल जाएगा। इसलिए मेरे पास पहले कार्रवाई करने और बाद में स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन मिंग को पता था कि भले ही म्यू युआंग उस पर भरोसा करती थी, लेकिन वह सिर्फ उसके पक्ष के अनुसार काम नहीं करेगी। वह निश्चित रूप से इस मामले को वरिष्ठों की परिषद के समक्ष उठाएंगी और फिर मामला समाप्त कर दिया जाएगा। आखिरकार ये जासूस तो एक जूनियर ही था, यदि वह मारा भी गया तो भी इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वे गलत थे तो यह एक आपदा होगी। जब ऐसा हुआ तो लिन मिंग केवल लेई मोबाई को दिव्य फीनिक्स द्वीप छोड़कर अपने दक्षिण सागर दानव क्षेत्र में वापस जाते हुए असहाय रूप से देख सकेगा। वह एक ऐसा सांप बन जाएगा जो उसे डसने के लिए घात लगाए बैठा रहेगा। लिन मिंग का परिवार था, वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति उसे निशाना बनाए। एक ओयांग बोयान ही उसके लिए पर्याप्त था। ओयांग बोयान 7 गहन घाटियों से था, इसलिए वह बहुत लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन लेई मुंबई के लिए वह इन संकोचों से प्रतिबंधित नहीं था। इसलिए उसके पास लेई मोबाई को अपंग बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि उसके पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। म्यू युआन का रंग पूरी तरह बदल गया। क्या कहा आपने? आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ये केवल एक अनुमान था। लिन मिंग ने कहा, नहीं, मुझे अभी भी भरोसा है कि मैं सही हूँ। जैसे ही लिन मिंग ने बात की, वह आगे बढ़ा और शी जोंगकुन और लेई जिंगटियन के सामने खड़ा हो गया। सीधे इन दो महान बुजुर्गों के दबाव का सामना करना पड़ा। शी जोंगकुन की अभिव्यक्ति एक ताना मारने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे कि उसने पहले ही भविष्य देख लिया था जहां लिन मिंग की सभी मेरिडियन टूट जाएंगी। जहां तक लेई जिंगटियन की बात है, वह बहुत क्रूर लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन मिंग के पास सबूत है। जब तक लिन मिंग कोई सबूत पेश नहीं कर सकता था, तब तक वह इस बात पर जोर दे सकता था कि लिन मिंग द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार झूठ और बदनामी के अलावा कुछ नहीं थे। लिन मिंग ने विनम्र भाव से अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और शांति से कहा, थंडर सॉवरेन, कृपया धैर्य रखें। यदि आप इस बात की पुष्टि कर सकें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप मुझे मार सकते हैं या मुझे यातना दे सकते हैं या जो भी आप चाहें कर सकते हैं। लेई जिंगटियन ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। यही तो तुमने कहा था, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो ये बुरा आदमी तुम्हें पीट-पीट कर मार डालेगा। जब लेई जिंगटियन बोल रहा था, उसकी नजरें वास्तव में म्यू युआन पर थीं। उसने उससे कहा, महागुरु युआन, ये वही है जो आपके शिष्य ने स्वयं कहा था। आप कुछ कहना चाहते हैं? म्यू युआन का रंग धीरे धीरे बदसूरत होता गया। इस समय, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, लिन मिंग की रक्षा के लिए किसी भी कारण को उचित ठहराना असंभव होगा। मा युआन की आवाज कई बिंदुओं से डूब गई, उसकी आवाज आर्कटिक तापमान तक पहुंच गई। चूंकि लिन मिंग ने खुद ये वादा किया था, स्वाभाविक रूप से मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि लिन मिंग वास्तव में झूठे आरोप लगा रहा है, तो थंडर सॉवरेन इस मामले को अपनी इच्छानुसार संभाल सकता है। लेकिन अगर लिन मिंग सबूत पेश करने में सक्षम है और ऐसे लोग भी हैं जो इसे नकार देंगे, तो ये बुरी औरत व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगी और ऐसा करने वाले हर किसी को मार डालेगी। जैसे ही लेई जिंगटियन ने ये शब्द सुने, जो जानलेवा इरादे से भरे थे, उसका दिल एक पल के लिए शांत हो गया। लेकिन फिर भी उसने व्यंग्य करते हुए कहा, महागुरु को उन शब्दों को याद रखना चाहिए जो उसने कहे हैं। चूंकि मामला इस स्तर पर पहुंच गया था, मुक्यान्यू अब और शांत नहीं बैठ सकता था। उसने घबराकर लिन मिंग को देखा, उसका दिल बेचैन था। पूरे दर्शकों की नजरें लिन मिंग पर टिकी थीं। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरी तरह से शांत आवाज में पूछा, ऐसे कई सवाल हैं जो मैं थंडर सॉवरेन से पूछना चाहता हूं। आगे बढ़ो, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या पूछ रहे हैं। लेई जिंगटियन ने विवादास्पद लहजे में जवाब दिया। लिन मिंग ने कहा, पहला सवाल, जब लेई मोबाई ने मुझसे लड़ाई की, तो क्या उसने जो साधना पद्धति अपनाई थी वह थंडर क्रेस्ट संप्रदाय की थी? लेई जिंगटियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं। लेई मोबाई ने जो साधना पद्धति अपनाई वह कुछ प्राचीन रूनों में पाई गई थी। प्राचीन काल से ही सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को सदैव महान भाग्य प्राप्त होता रहा है। कुछ प्राचीन खंडहरों से एक भाग्यशाली अवसर प्राप्त करना पूरी तरह से सामान्य बात है। तो यह वैसा ही है जैसा थंडर सॉवरेन ने कहा था। लिन मिंग ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल, क्या लेई मोबाई की थंडर सोल थंडर क्रेस्ट संप्रदाय से प्राप्त हुई है? लेई जिंगटियन की आवाज बोली, क्या ये लड़का उसके लिए मौखिक जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था? इसके बारे में सोचने और यह पता न लगा पाने के बाद कि इनमें से कोई भी जाल कहां हो सकता है, लेई जिंगटियन ने कहा, नहीं, मोबाई ने एक बेहद खतरनाक और अशुभ भूमि में साहसिक कार्य करने के बाद अपनी थंडर सोल को पाया। यह मेरे थंडर क्रेस्ट संप्रदाय से नहीं है। लेई जिंगटियन ने मन बना लिया था कि वह जितना हो सके खुद को हर चीज से दूर रखेगा, ताकि लिन मिंग उसे भविष्य में स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर न कर सके, जिससे वह और अधिक झूठ बोलने के लिए मजबूर न हो। लिन मिंग ने सिर हिलाया। तीसरा प्रश्न, लेई मोबाई के माता पिता कौन हैं? और क्या लेई मुंबई ने थंडर सॉवरेन से पहले कभी अपनी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया था? लेई जिंगटियन ने कहा, मुंबई बचपन में अनाथ हो गया था। उसके माता पिता नश्वर थे और वे युद्ध की अराजकता में मारे गए। नश्वर माता पिता और वे भी मर गए। लेई जिंगटियन का मानना था कि लिन मिंग की क्षमता चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, उसके पास इसे साबित करने का कोई साधन नहीं था। लिन मिंग ने कहा, मेरी पूछताछ खत्म हो गई है। सीनियर म्यू, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप कोई ऐसा जादू बताएं जो वास्तविक सार ध्वनि संचरण को रोक सके? म्यू युआन की आंखें ऊपर उठ गईं। वह नहीं जानती थी कि लिन मिंग क्या योजना बना रहा था, लेकिन फिर भी वह एक दिव्य फीनिक्स द्वीप व्यू मास्टर की तलाश में थी और उसके विनिर्देशों के अनुसार एक जादू रखा था जो वास्तविक सार ध्वनि प्रसारण को बाधित कर सकता था। जब लिन मिंग ने पुष्टि कर ली कि जादू कर दिया गया है, तो उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को घुमाया और एक लाल क्रिस्टल निकाला जो पानी की एक बूंद के आकार का था। क्या आपको पता है कि यह क्या है? मम, लेई जिंगटियन की आंखें सिकुड़ गईं। इस छोटी सी चीज से उसे एक प्राचीन और अंतहीन ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। जाहिर है, यह कोई असाधारण वस्तु थी। आखिर यह क्या था? लेई जिंगटियन को पता नहीं था, लेकिन शी जोंगकुन की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने पहले भी प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी ही बातें देखी थीं। इस लड़के के पास सचमुच ऐसा खजाना था। म्यू फैंगशियन खड़ी हो गई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने लिन मिंग को एक गहन अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर कहा, पाताल लोक के महान सम्राट के पतन के बाद उसने जो शैतानी दानव हृदय विकसित किया था, वह 3 टुकड़ों में कुचल दिया गया था। अफवाहों के अनुसार इन तीनों टुकड़ों को अलग अलग रिवॉल्विंग कोर पावर हाउस द्वारा प्राप्त किया गया था और इनका उपयोग कई टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टलों का उत्पादन करने के लिए किया गया था। जब कोई इस रक्तसार को घोलकर अवशोषित कर लेता है, तो ये जियानिटियन मास्टर के रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाने में सक्षम होता है। इस बुरी औरत ने पहले भी ऐसा देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लिन मिंग के पास जो लाल क्रिस्टल है वह एक टूटा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल है। पाताल लोक के महान सम्राट का पतन 1000 वर्ष पूर्व हो चुका था। रिवॉल्विंग कोर के पुराने राक्षस केवल कुछ 100 साल पुराने थे और बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल क्या था। अधिकांश लोगों ने ऐसी वस्तु केवल प्राचीन ग्रंथों में ही देखी थी। यदि किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा हो तो वह केवल म्यू फैंगशियान ही होगा। उस समय वह पहले ही रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और बिखरा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल अब उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था।
लेई जिंगटियन की भौहें ऊपर उठ गईं। एक खजाना जो एक जियानेटियन मास्टर के लिए रिवॉल्विंग कोर्ट क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इस लड़के के पास सचमुच इतनी कीमती वस्तु थी। लिन मिंग ने कहा, यह बिल्कुल ऐसा ही है। लिन मिंग ने झोउ शिन्यू से कुल 10 टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल प्राप्त किए थे। जब हुआंग जिक्सुआन उसका पीछा कर रहा था तो उसे एक का आधा हिस्सा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब उसके पास कुल मिलाकर 9.5 क्रिस्टल बचे थे। टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का आधा हिस्सा लिन मिंग के पूरे शरीर के टेम्परिंग मैरो को 5% तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। इसके बाद वह 3 महीने तक डार्क मून द्वीप पर एकांतवास में रहे। लिन मिंग ने कई स्वर्ग खोलने वाली गोलियां निगल ली थीं, जिन्हें औषधीय शिलालेख प्रतीकों द्वारा बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया था, और वह अपने टेम्परिंग मैरो को 20% तक बढ़ाने में कामयाब रहे थे। जहां तक टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल की बात है, लिन मिंग को चिंता थी कि उसके शरीर में बहुत अधिक गोली के विषाक्त पदार्थ थे, इसलिए उसने और नहीं लिया। अब उसके स्थानिक वलय के भीतर कुल 9.5 टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल थे। अब जब उसे एक को बाहर निकालना था तो लिन मिंग को भी अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। बेटा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? लेई जिंगटियन को अपने दिल में एक हल्की सी आशंका महसूस हुई। लिन मिंग ने कहा, थंडर सॉवरेन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल में नेदरवर्ल्ड के महान सम्राट की इच्छाशक्ति के अवशेष मौजूद हैं। इसे निगलने के बाद कोई भी पाताल लोक के महान सम्राट की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। जब समय आएगा तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। लिन मिंग ने बोलते हुए भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं कई वरिष्ठ लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मंच पर आएं और एक मामले की पुष्टि करें। लेई जिंगटियन की अभिव्यक्ति बदल गई। इसमें पाताल लोक के महान सम्राट की इच्छा निहित थी। इसका क्या मतलब था? यदि उसने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया तो क्या वह कुछ महसूस कर पाएगा? उसने अनजाने में लेई मोबाई की ओर देखा। उसने देखा कि इस समय लेई मोबाई जमीन पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा राख जैसा, होंठ पीले और आंखें चमक रही थीं, मानो उसके जीवन की चिंगारी जलकर खत्म होने वाली हो। लेई जिंगटियन का दिल डूब गया। लेई मोबाई खत्म हो गया था। बड़े जिन, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप आगे आएं? और एल्डर बाई भी। लिन मिंग ने गोल्डन बेल माउंटेन एल्डर और आर्कटिक आइस पैलेस एल्डर से अलग अलग पूछा। उनकी राय में ये दोनों ताकतें अपेक्षाकृत निष्पक्ष होंगी। गोल्डन बेल माउंटेन हमेशा से बहुत शांत रहा है। जहां तक आर्कटिक आइस पैलेस का सवाल है, वे काफी ठंडे और घमंडी लोग थे। उनके पास लेई मोबाई को कवर करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। वास्तव में लेई जिंगटियन के अलावा वहां कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुनिया के क्रोध का जोखिम उठाए और खुद को दक्षिण सागर दानव क्षेत्र को बेच दे। लेई जिंगटियन का दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब उसे पता चल गया था कि लिन मिंग ने ऐसा जादू क्यों करने को कहा था जो वास्तविक सार ध्वनि संचरण को बाधित करता हो, और वह उसे इन दो महान बुजुर्गों के साथ किसी भी बात पर चर्चा करने से रोकना था। पहले 3 प्रश्नों के बारे में क्या उसने उनसे क्यों पूछा? लेई जिंगटियन उलझन में था और इस बात पर विचार कर रहा था। उसके हृदय में अशुभ भावनाएं तीव्र होती जा रही थीं। उसने सोचा कि अगर कुछ हुआ तो वह खुद ही वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। जहां तक लेई मुंबई का सवाल है, वह यहां अकेले मर सकता है। लिन मिंग ने शांतचित्त होकर टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को 3 भागों में विभाजित किया और फिर 1/3 गोल्डन बेल माउंटेन एल्डर को और 1/3 आर्कटिक आइस पैलेस एल्डर को दे दिया। ये दोनों अभी भी उलझन में थे कि क्या हो रहा है, इसलिए एल्डर जिन ने पूछा, लिन मिंग, इसका क्या मतलब है? लिन मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बार जब आप इस टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लेंगे तो आप पाताल लोक के महान सम्राट की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो आप दोनों को पता चलेगा कि यह ऊर्जा लेई मोबाई के समान ही है। बड़े जिन की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि लिन मिंग इस मामले में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था तो उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। एल्डर जिन ने लेई जिंगटियन को गहरी नजर से देखा। लेई जिंगटियन के बदसूरत चेहरे को देखने के बाद उसने अपने मन में पहले से ही कुछ निष्कर्ष बना लिए थे। लिन मिंग ने सिर झुकाया और कहा, चूंकि यह मामला मेरे जीवन से संबंधित है, इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि 2 वरिष्ठ लोग मार्शल आर्ट के अपने दिल की कसम खाएं कि उनके शब्द सच होंगे। किसी भी परिस्थिति में अपने हृदय में युद्ध की प्रतिज्ञा लेना वास्तव में प्रभावी नहीं था। जब बात उन मामलों की आती है जो स्वयं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तब भी व्यक्ति इसे तोड़ सकता है। लेकिन इस स्थिति में दोनों बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। ये बात समझ में आती है। तब ये बुरा आदमी अपने मार्शल आर्ट के दिल की कसम खाएगा कि मैं जो भी शब्द कहूंगा वह सच होगा। बड़े जिन ने स्पष्ट रूप से कहा। एल्डर जिन द्वारा प्रतिज्ञा करने के बाद आर्कटिक आइस पैलेस की महिला एल्डर ने उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने अपने रक्त को टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल के साथ मिलाया और उसे निगलने के लिए तैयार हो गए। टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का केवल एक परिक्रामी कोड बुजुर्ग पर बहुत छोटा प्रभाव था, लेकिन फिर भी इससे उनकी खेती में थोड़ी वृद्धि हो सकेगी। जब उन दोनों ने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का 1/3 हिस्सा निगल लिया तो वे ध्यान में बैठ गए और स्थिर रूप से सांस लेने लगे। उन दोनों की मध्य परिक्रमण कोड क्षेत्र में साधना थी। स्वाभाविक रूप से एक बार जब टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल की ऊर्जा उनके शरीर में जारी हो गई तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर उत्तेजना थी। उन्होंने भी लिन मिंग जैसा ही दृश्य देखा था। उन्होंने पाताल लोक के महान सम्राट को अनगिनत राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करते देखा। इस प्रकार की असीम और अप्राप्य भव्यता और गति जो ब्रह्मांड में गूंज रही थी, वास्तव में मन को विस्मय से कांपने पर मजबूर कर देती थी। एक क्षण बाद एल्डर जिन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो सबसे पहले अपनी आंखें खोलने वाले थे। म्यू युहुआन की भौहें चढ़ गईं। म्यू कियानयू के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। इस समय सभी की निगाहें एल्डर जिन पर टिकी थीं। लिन मिंग चुप था। वह चुपचाप एल्डर जिन को देखता रहा, उनके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा। एल्डर जिन ने लिन मिंग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, लिन मिंग, क्या तुमने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया है? अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे इतनी स्पष्टता से जान पाते। लिन मिंग ने सिर हिलाकर यह स्वीकार किया। हाँ, आप सचमुच दक्षिण क्षितिज क्षेत्र की 1000 साल की प्रतिभा हैं। आपके पास केवल पल्स कंडेंसेशन अवधि में ही साधना है, फिर भी आप टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल सकते हैं। ये बुरा आदमी बहुत हैरान है। एल्डर जिन ने गहरी सांस ली और फिर स्पष्ट स्वर में बोले, जो पूरे चौक में गूंज उठा, लिन मिंग ने जो कहा वह सच है। इस बूढ़े व्यक्ति ने सचमुच लेई मोबाई के शरीर से पाताल लोक के महान सम्राट की ऊर्जा को आते हुए महसूस किया। इस प्रकार की ऊर्जा केवल रक्तवंश से ही उत्पन्न हो सकती है। यदि यह बुरा आदमी सही अनुमान लगाता है तो यह तथाकथित लेई मोबाई संभवतः पाताल लोक के महान सम्राट का प्रत्यक्ष वंशज है। जब एल्डर जिन बोल रहे थे तो पूरा श्रोतागण स्तब्ध रह गया। लेई जिंगटियन का चेहरा पहले से ही जिगर की तरह रंगा हुआ था। जहां तक शिझोंकुन की बात है तो उसका चेहरा भी बहुत बदसूरत था। वह लिन मिंग को नाराज करने आया था, लेकिन एक बार फिर उसे उसके द्वारा अपमानित किया गया। आर्कटिक आइस पैलेस की एल्डर बाई ने भी इस समय अपनी आंखें खोली, धीरे से सिर हिलाया। एल्डर जिन के शब्दों से पूरी तरह सहमत हुई। म्यू युहुआन अंततः आराम करने में सक्षम हो गई। उसका दिल शांत हो गया। उसने लेई जिंगटियन को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, लेई जिंगटियन, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? लिन मिंग ने अभी कुछ देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था और आपने कहा था कि उसके माता पिता नश्वर थे।
लेकिन इस बूढ़ी औरत के अनुसार पाताल लोक के महान सम्राट के सभी वंशज दक्षिण सागर दानव क्षेत्र में भाग गए थे और अब उस दुष्ट संप्रदाय का मूल बन गए थे। इस बूढ़ी औरत ने कभी नहीं सुना था कि इस वंश में कोई नश्वर लोग थे और वह भी नश्वर युद्धों की अराजकता में मर चुकी थी। लेई जिंगटियन म्यू युहुआन के शब्दों से अवाक रह गया, उसके पास इसका जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मुंबई की पृष्ठभूमि के बारे में जो कुछ भी मैं जानता था वह सब मुझे उसने ही बताया था। अब मैं कैसे जान सकता था कि क्या सच है और क्या झूठ। इसके अलावा भले ही एल्डर जिन की धारणा सही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह सच है। एल्डर जिन ने लेई जिंगटियन को तिरस्कार से देखा। इस समय भी वह अपनी बेकार की कुतर्कबाजी कर रहा था और यह कहकर पीछे हटने का रास्ता छोड़ने का प्रयास कर रहा था कि हो सकता है कि वह गलत हो। लिन मिंग के स्पष्ट निर्णय की तुलना में एल्डर जिन का आकलन कहीं अधिक स्पष्ट था। लिन मिंग ने बहुत समय पहले टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को निगल लिया था। जहां तक एल्डर जिन का प्रश्न है, वह अपने सामने लेई मोबाइल के साथ टूटे हुए दानव हार्दिक क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा के बीच अंतर करने में सक्षम थे। स्वाभाविक रूप से तथ्यों के प्रति उनका आश्वासन कहीं अधिक था। लेई जिंगटियन को ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करते देख लिन मिंग मुस्कुराया और कहा, थंडर सॉवरेन, मैं बस यातना के कुछ तरीकों को जानता हूं जो जानकारी निकालने में अच्छे हैं। यदि थंडर सॉवरेन का विरोध नहीं होता है तो मैं इन तरीकों को लेई मोबाइल पर आजमाने का प्रयास कर सकता हूं और शायद हम कुछ अप्रत्याशित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। जैसे ही लिन मिंग ने अप्रत्याशित शब्द कहा, लेई जिंगटियन को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई। ये लड़का तो वास्तव में उसे धमका रहा था। जैसे ही लेई जिंगटियन ने मृत आंखों वाले लेई मोबाइल को देखा, जो एक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, उसने महसूस किया कि डर ने उसे जकड़ लिया है। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह व्यक्ति उसकी इस हताश स्थिति में उसे अचानक काट नहीं लेगा। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र की बहुत बुरी प्रतिष्ठा थी। यदि यह ज्ञात हो जाता कि लेई जिंगटियन ने अपने निजी लाभ के लिए दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ गठबंधन किया है, तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों की निंदा की जाएगी। वह अपनी बची खुची प्रतिष्ठा खो देगा और हर कोई उसका तिरस्कार करेगा। लेई जिंगटियन के चेहरे का रंग लाल और नीला के बीच बदलता रहा। जब वह मंच पर खड़े थे तो उनके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। लिन मिंग ने म्यू युहुआन के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और म्यू युहुआन अचानक मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ हिलाकर असली सार ध्वनि संचरण जारी किया, जिससे मंत्रमुग्धता बाधित हुई और लेई जिंगटियन को बोलने का मौका मिला। बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? लेई जिंगटियन ने एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ पूछा। इस समय लेई जिंगटियन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह चौथे दर्जे के संप्रदाय का एक गौरवशाली और प्रतिष्ठित सम्राट था और फिर भी उसे लिन मिंग ने इस मुकाम तक धकेल दिया था। यहाँ तक कि उसे लिन मिंग के साथ विनम्रतापूर्वक अपनी शर्तें भी बतानी पड़ी। वह कैसे नाराज न होता। थंडर सॉवरेन, शायद आप सीनियर म्यू से फिर से गठबंधन बनाने के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? हालांकि लिन मिंग को उम्मीद थी कि वह लेई जिंगटियन को अपन करने में सक्षम होगा, लेकिन ये केवल एक काल्पनिक विचार था। यहाँ तक कि अगर यह बात संदेह से परे साबित हो गई कि लेई जिंगटियन ने गुप्त रूप से दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ सौदे किए थे, तो भी वह उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक वह अपनी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। आखिरकार लेई जिंगटियन थंडरक्रेस्ट सॉवरेन था और एक सर्वशक्तिमान रिवॉल्विंग कोर सुप्रीम एल्डर भी था। दिव्य फीनिक्स द्वीप उसके खिलाफ क्या कर सकता था? यदि उन्होंने उसे यही मार दिया तो थंडरक्रेस्ट संप्रदाय की ओर से प्रतिशोध भड़क उठेगा। क्या आप इस बुरे आदमी को धमका रहे हैं? तुम्हें धमकी दे रहे हो? लिन मिंग मुस्कुराया। क्या थंडर सॉवरेन को अब भी विश्वास है कि साउथ सी डेमन रीजन के साथ आपका सौदा इन परिस्थितियों में जारी रह सकता है? लेई जिंगटियन ने अपने दांत पीस लिए। जहां तक म्यू युहुआन की बात है, वह मुस्कुरा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस भोज प्रतियोगिता का परिणाम इतना नाटकीय होगा। लेई जिंगटियन अपने ही जाल में फंस गया था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे अत्यंत संतुष्टि महसूस हुई। म्यू युहुआन ने जानबूझकर सबके सामने कहा, ऐसा लगता है जैसे थंडर सॉवरेन को लेई मोबाइल ने धोखा दिया है। अगर मैं थंडर सॉवरेन होता तो मैं तुरंत लेई मोबाइल को मार देता और इस संप्रदाय को इस कचरे से साफ कर देता। म्यू युहुआन के शब्दों ने तुरंत लेई जिंगटियन को दुविधा में डाल दिया था। यदि उसने लेई मोबाइल को मार दिया तो वह सीधे तौर पर दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का दुश्मन बन जाएगा। यदि उसने लेई मोबाइल की हत्या नहीं की होती तो सभी को संदेह होता कि उसका उसके साथ स्पष्ट और खतरनाक संबंध था। लेई जिंगटियन ने अपने दांतों को भींच लिया और लिन मिंग और म्यू युहुआन को एक सच्ची सार ध्वनि संचरण भेजा, चीजों को बहुत आगे मत बढ़ाओ। कल सुबह सुबह मैं गठबंधन बनाने के बारे में पंचतत्व क्षेत्र के बुजुर्गों से फिर बात करूंगा। अब मुझे लेई मोबाइल दे दो। अब जब मामला इस बिंदु तक पहुंच गया था, लेई जिंगटियन केवल लेई मोबाइल की स्थानिक अंगूठी में प्राचीन शैतान टॉम प्राप्त करना चाहता था। यद्यपि ये केवल पहला खंड था और शेष को प्राप्त करना असंभव था, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। लिन मिंग ने कहा, लेई मोबाइल को थंडर सॉवरेन को सौंपा जा सकता है, लेकिन उसे पहाड़ से नीचे नहीं लाया जा सकता। जहां तक लेई मोबाइल के थंडर सोल और स्थानिक रिंग की बात है, तो इन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। लेई जिंगटियन ने भौहें से कोड़ी। आप अभी भी इस अराजकता में लूटना चाहते हैं? लेई मोबाइल के स्थानिक वलय में जो कुछ है, उसका अधिकांश हिस्सा मेरे थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का है। मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं? लिन मिंग मुस्कुराया। थंडर सॉवरेन वास्तव में भुलक्कड़ है। क्या इससे पहले थंडर सॉवरेन ने यह नहीं कहा था कि लेई मोबाइल की थंडर सोल और साधना पद्धति कहीं प्राचीन खंडहरों में पाई गई थी? थंडर सॉवरेन ने यह भी कहा कि प्राचीन काल से ही प्रतिभाशाली लोगों के शरीर पर महान भाग्य अंकित होता रहा है। चूंकि लेई मोबाइल के पास जो कुछ है वह थंडरक्रेस्ट संप्रदाय से संबंधित नहीं है और लेई मोबाइल भी एक जासूस है जिसे मैंने पकड़ लिया था, तो इस हिसाब से यह उचित है कि उसके पास जो कुछ भी है वह मेरा होना चाहिए। थंडर सॉवरेन इस बारे में क्या सोचते हैं? जैसे ही लिन मिंग ने इत्मीनान से बात की, उसके शब्दों से लेई जिंगटियन को मौके पर ही खून की उल्टी होने लगी। लेई जिंगटियन को लगा कि आज उसे पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया है। उसे पूरे दिन चक्कर में घुमाया गया। उसने लिन मिंग की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। अंततः उसने दांत पीसकर पीछे मुड़कर जाना चाहा। जब थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों ने लेई जिंगटियन के क्रोध को देखा, जो कि एक भयानक नरक की तरह था, तो उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, केवल तेजी से उसके पीछे चले गए। केवल झो शियाओलिंग बची थी, जो अपनी कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसने लेई मोबाइल को देखा, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें चमक उठीं। लेई मोबाइल को लिन मिंग ने हराया। लेई मोबाइल एक जासूस था। लेई मोबाइल के सभी मध्याह्न रेखाएं लिन मिंग द्वारा बर्बाद कर दी गई थीं। जैसे ही उसके मन में ये विचार गूंजने लगे, उसे लगा जैसे वह पागल हो रही है। झो ली ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं कहा। वह जानता था कि इस समय चाहे वह कुछ भी कहे, वह उसकी बात नहीं सुनेगी। मंच पर एकमात्र एल्डर शी झोंकुन बचे थे। उसकी अभिव्यक्ति लेई जिंगटियन से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि जैसे उसे जोकर बना दिया गया हो। वह बदला लेने के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से मंच पर कूद गया था, लेकिन न केवल वह सफल रहा, बल्कि उसे उपहास और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। बड़े शेख, क्या कुछ गड़बड़ है? लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शी झोंकुन ने ठंडे स्वर में कहा, सचमुच नायक युवाओं से आते हैं। युवा हीरो लिन, ये बुरा आदमी आपकी बहुत प्रशंसा करता है। एल्डर शी ने यह कहा और वे तुरंत मंच से चले गए।
जहां तक डीप अर्थ सेक्ट के शिष्यों का प्रश्न है, वे चौक से बाहर जाने लगे। इस समय वहां केवल 4 अन्य संप्रदायों के अनुयायी ही बचे थे। लिन मिंग और लेई मोबाई के बीच लड़ाई के कारण सभी टेबल पलट गए थे और सारे बर्तन बिखर गए थे। स्वाभाविक रूप से भोज समारोह जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। अन्य 4 महान संप्रदाय भी विदा होकर चले गए। म्यू युहुआंग बेहद अच्छे मूड में था। भले ही कल का गठबंधन काम ना करे, लेकिन ये तथ्य कि वह आज लेई जिंगटियन का चेहरा खराब कर सकती है, उसे शानदार महसूस कराता है। इतना ही नहीं, अब जब उसके पास उसकी कमजोरी थी, तो यह बहुत संभावना थी कि लेई जिंगटियन कल हार मान लेगा। पंचतत्व क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों के साथ पिछली बैठक सफल नहीं हो सकी थी। इसका कारण यह था कि लेई जिंगटियन ने दबाव बनाया था और किसी भी तरह की रियायत नहीं दी थी। चूंकि अन्य संप्रदाय हारना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरी बातचीत टूट गई। लेकिन जब तक लेई जिंगटियन अपनी ऊंची आवाज को बंद रखेगा, तब तक बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। म्यू युहुआंग ने लिन मिंग की ओर देखा और उसके चेहरे पर कृतज्ञता और खुशी भरी मुस्कान आ गई। लिन मिंग वास्तव में दिव्य फीनिक्स द्वीप का भाग्यशाली सितारा था। आज के भोज समारोह में लिन मिंग ने अकेले ही सबसे बड़ा पुण्य अर्जित किया था। लिन मिंग ने न केवल एक शानदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि उसने उसे चुनौती देने वाले सभी वीरकुलीनों को हराया था, जिससे दिव्य फीनिक्स द्वीप को सम्मान मिला, लेकिन उसने लेई जिंगटियन को भी अपना मल खाने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसके पास दिव्य फीनिक्स द्वीप के साथ फिर से बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाग्य का यह उलटफेर जो म्यू युहुआंग के लिए असंभव था, वास्तव में लिन मिंग द्वारा पूरा किया गया था। उस रात आमतौर पर शांत रहने वाला पैरासोल ट्री पवेलियन उत्सव के माहौल से सराबोर था, तथा पूरा द्वीप उत्साह से भर गया था। पैरासोल ट्री मंडप के मैदानों में उत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर अलाव जलाए गए, तथा विशाल पार्टियां पूरे जोश के साथ चल रही थीं। दिव्य फीनिक्स द्वीप पर शिष्य शायद ही कभी बारबेक्यू जैसा कुछ खाते थे। आमतौर पर वे जो खाते थे वह आत्मा घाटियों से आता था। वहां पर स्प्रिट अनाज, स्प्रिट सब्जियां, कोमल बांस तथा अन्य ऐसे नाजुक और मुलायम खाद्य पदार्थ थे। यहां तक कि कई महिला शिष्याएं ऐसी भी थी जिन्होंने वर्षों से मांस नहीं खाया था। ये वास्तव में एक ऐसी भूमि थी जो नश्वर संसार के कलंकित करने वाले धुएं और आग से अछूती थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप एक बहुत ही गंभीर भूमि थी, और वहां जितने नियमों का पालन करना पड़ता था वह आश्चर्यजनक था। आज रात की तरह विशाल अलाव पार्टी में शामिल होने का मौका कई वर्षों में एक बार भी नहीं मिला था। स्पष्ट अनुमोदन के बिना यदि कोई ऐसा प्रयास करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा और अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। दिव्य फीनिक्स द्वीप के युवा मुख्य शिष्य, चाहे उनका दर्जा कितना भी ऊंचा और महान क्यों न हो, फिर भी युवा ही थे, और इस प्रकार उनकी मानसिकता और स्वभाव अभी भी युवाओं जैसा ही था। रात में वे आमतौर पर अपने कमरों में खुद को एकांत में रखते थे, साधना करते और फिर कुछ और साधना करते। इस तरह की नीरस गतिविधि महीनों तक चलती रहती थी। बहुत दिनों के बाद उनके दिल में दबी हुई बेचैनी ने उन्हें बेचैन कर दिया। इस प्रकार आज रात को ऐसे दुर्लभ अलाव समारोह में भाग लेने का अवसर मिलने पर किसी भी मुख्य शिष्य या प्रत्यक्ष शिष्य ने इस अवसर को छोड़ने का साहस नहीं किया। आंतरिक प्रांगण के शिष्य केवल अपने संपर्कों के माध्यम से प्रवेश पाकर ही उसमें शामिल हो सकते थे, तथा उन्होंने आज रात होने वाले पूर्ण उल्लास का आनंद लेने की शपथ ली। दिव्य फीनिक्स द्वीप में 80 से 90% शिष्य महिलाएं थीं। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकतर महिलाएं सुंदर और उत्तम थीं। एक नज़र में इन महिलाओं के समूह को आपस में बातें करते हुए देखना सचमुच एक खूबसूरत दृश्य था। इन व्यक्तियों में वास्तव में मून सीजिंग सेक्ट का जो शिन्यू भी शामिल था। एक नए शिष्य के रूप में उसके पास इस तरह के मुख्य शिष्य अलाव समारोह में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन झांग जेन को याद आया कि यह लड़की लिन मिंग के साथ दिव्य फीनिक्स द्वीप पर पहुंची थी, और यह झांग जेन ही था जिसने उनका स्वागत किया था। झांग जेन ने अनुमान लगाया कि जो शिन्यू लिन मिंग की नौकरानी या उपपत्नी जैसी कोई चीज हो सकती है, और इसीलिए वह जानबूझकर उसे यहां लाया था। झांग जेन की राय में जो शिन्यू की प्रतिभा के साथ उसे दिव्य फीनिक्स द्वीप के भीतर एक नौकरानी के रूप में भी रखा जाएगा। बेशक वह मुख्य सेविका हो सकती है और उसे प्रत्यक्ष शिष्य के दैनिक जीवन की व्यवस्था करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जब झांग जेन ने जो शिन्यू को आगे बढ़ाया तो उसे थोड़ा धुंधलापन महसूस हुआ। उसके पास सुबह के जन्मदिन के भोज में भाग लेने की योग्यता नहीं थी, इसलिए वह युवा पीढ़ी के राजाओं के बीच होने वाली लड़ाई नहीं देख पाई थी, जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था। उसने झांग झान से ही सारी बातें सुनी थी, जिसने कई हिस्सों को बड़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी इस बात पर विश्वास करना कठिन था। एक पल संक्षेपण अवधि युवा एक शियानशन मास्टर की तुलना करने में सक्षम था। जो शिन्यू को कुछ और सुनने की जरूरत नहीं थी, बस यह विचार ही उसके लिए एक राक्षसी अभिशाप बनने के लिए पर्याप्त था, जिसने उसके हृदय पर अपना प्रभाव डाला, तथा उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक जागृत स्वप्न में जी रही हो। ज़ियानटियन क्षेत्र, यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए जो शिन्यू ने संघर्ष किया था, और यह मून कैप्चरिंग संप्रदाय के बुजुर्ग होने का प्रतीक भी था। यदि जो शिन्यू को कभी इनमें से किसी भी बुजुर्ग को देखना पड़ता तो उसे पूरी तरह सम्मान देना पड़ता और झुकना पड़ता। लेकिन अब लिन मिंग ने वह ताकत हासिल कर ली थी जो कि मून सीजिंग सेक्ट के आंतरिक दरबार के बुजुर्ग के बराबर थी। जब जो शिन्यू विचारों में खोई हुई थी, अचानक उसने झांग जेन को चिल्लाते हुए सुना, बड़े भाई लिन, बड़े भाई लिन। झांग जेन ने एक हाथ में भुनी हुई नीली आंखों वाला तीतर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने पास आ रहे लिन मिंग की ओर पागलों की तरह हाथ हिलाया। अगर जो शिन्यू ने यह अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह शायद ही इस पर विश्वास करती। दिव्य फीनिक्स द्वीप का यह मुख्य शिष्य, जो कुछ दिन पहले तक पूरी तरह से घमंड और शेखी बघार रहा था, वास्तव में लिन मिंग को देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रहा था और अपने बड़े भाई का अभिवादन करने वाले छोटे भाई की भूमिका निभा रहा था। लिन मिंग अभी बूढ़ी महिला युहुआंग से मिलकर वापस आई थी और उसे इस अलाव पार्टी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आज रात के केंद्र में थे। अचानक ही पूरे अलाव पार्टी में अफरा तफरी मच गई। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। इनमें से अधिकांश की आंखों में श्रद्धा और प्रशंसा की चमक थी। बेशक कुछ आंखें ईर्ष्या से भरी हुई भी थीं, और यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने लिन मिंग को देखा था। वह लिन मिंग है, ऐसा नहीं लगता कि वह एक जियानटियन मार्शल कलाकार जितना मजबूत होगा, एक 15 या 16 वर्षीय आंतरिक दरबारी शिष्य ने अचानक कहा। जब उसने लिन मिंग की आभा को देखा तो वह जियानटियन क्षेत्र के स्वामी से भी ज्यादा खराब थी। तुम मूर्ख बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन आमतौर पर अपनी आभा को छुपाए रखते हैं। जब जरूरत हो तो किसी महत्वपूर्ण क्षण में वह असीम शक्ति के साथ फूट सकता है। इतना ही नहीं, वह 2 बार विस्फोट भी कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि उसकी गति 5, 6, 7, 8 गुना बढ़ जाए। लेई मोबाई के साथ लड़ाई में लिन मिंग का असली सार 2 बार फूट पड़ा था। पहली बार तब हुआ जब उसने टेम्परिंग मैरो की शक्ति का उपयोग किया था, और दूसरी बार तब हुआ जब उसने हेरेटिकल गॉड फोर्स को खोला था। इसने हर किसी के मन पर जो प्रभाव छोड़ा वह बहुत गहरा था। लिन मिंग के आने के बाद उसने म्यू शियाओकिंग और म्यू दिंगशान को देखा और उनका अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। फिर वह झांग जेन के पास गया और उसके पास बैठ गया। जो जिन्यू, लिन मिंग को पता चला कि जो शिन्यू भी वहां था। मम, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग ने मुझे आने की अनुमति दी। जो शिन्यू ने सावधानी से अपने हाथों से बारबेक्यू नीचे रखा और कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं दिव्य फीनिक्स द्वीप का आंतरिक दरबार शिष्य बन गया और महामहिम संत ने मुझे वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की पहली परत के साथ एक जेड स्लिप का अध्ययन करने की भी अनुमति दी। उन्होंने ये भी वादा किया कि 1 महीने के भीतर वह मेरे अंदर वर्मिलियन बर्ड रक्त का प्रत्यारोपण कर देंगी। जो शिन्यू की आवाज़ थोड़ी सतर्क थी। लिनमिंग का प्रभामंडल अब बहुत उज्ज्वल और चमकदार था। वह अनजाने में ही उससे सम्मानजनक तरीके से बात करने लगी। जहां तक एक लड़की के युवा और काल्पनिक विचारों की बात है जो उसने लिनमिंग के लिए रखे थे, जब उसने उसे बार-बार खतरे से बचाया था, उसने इन्हें पहले ही अपने दिल में गहराई से दबा लिया था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लिनमिंग ने म्यूकियान्यू को जो जिन्यू के मामले का उल्लेख किया था। म्यूकियान्यू के एक शब्द से यह स्थिति शीघ्र ही सुलझ गई। बेशक जो शिन्यू ने जो वर्मिलियन बर्ड रक्तरेखा उसके भीतर प्रत्यारोपित की होगी, वह उस रक्तरेखा से कहीं अधिक निम्न थी जो लिनमिंग को वर्मिलियन बर्ड रक्तसार के माध्यम से प्राप्त होगी। यद्यपि प्रत्येक आंतरिक दरबारी शिष्य का वंश वर्मिलियन बर्ड से संबंधित था, तथापि उसे पद के आधार पर भी विभाजित किया गया था। म्यूकियान्यू ने जो शिन्यू को बहुत ऊंचा पद देने का वादा किया था, जो उसके लिए एक वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की पहली कुछ परतों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था और एक निश्चित अग्निगुण सच्चे सार सम्मिलन संगतता प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त था। पार्टी के सुखद और आनंददायक माहौल में झांग जेन ने लिनमिंग का सभी से परिचय कराया। इनमें से कई दिव्य फीनिक्स द्वीप के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जिनमें यान फुहोंग भी शामिल थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान। लिनमिंग मुस्कुराया और उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। यान फुहोंग का चेहरा कुछ कठोर था। मूलतः वह इस पार्टी में भाग लेने के बजाय मरना पसंद करते थे, लेकिन अन्य सभी प्रत्यक्ष शिष्य और मुख्य शिष्य इसमें भाग ले रहे थे। यदि वह नहीं आया तो यह उसके अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति होगी। यान फुहोंग का दिल परेशान था। अगर उसे पहले पता होता कि लिनमिंग कितना असामान्य है, तो वह कभी उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता। भविष्य में लिनमिंग के पास एक ऐसा चरित्र बनने की संभावना थी जो म्यूकियान्यू और म्यूबिंगयुन से आगे निकल जाए। यदि बूढ़ी महिला युहुआन को ऐसा महसूस हुआ, तो वह लिनमिंग को दिव्य फीनिक्स द्वीप के संत पुत्र जैसी उपाधि भी दे सकती है। भले ही यान फुहोंग कोई छोटी मछली नहीं थी, लेकिन वह लिनमिंग के लिए अपने दांतों के बीच फंसने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यान फुहोंग बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर कड़वी और पीड़ा भरी मुस्कान को बरकरार रख पाया। वह नहीं जानता था कि झांग युनजियान ने उसे धोखा दिया था या नहीं, लेकिन लिनमिंग के वर्तमान प्रभाव के साथ अगर उसने झांग युनजियान से पूछा होता, तो झांग युनजियान बिल्कुल सच बोलती। जब उसने ये सोचा, तो यान फुहोंग का चेहरा पीटे हुए बैंगन जैसा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और शराब का घूंट लिया, इस बात पर झिझकते हुए कि क्या उसे सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए और दया की भीख मांगनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस समय लिनमिंग पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था। यान फुहोंग ने राहत की लंबी सांस ली, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। जब लिनमिंग का वहां उपस्थित अधिकांश शिष्यों से परिचय हो गया, तो उसने अलाव के पास एक खाली सीट ढूंढी और बैठ गया तथा अपना पूरा ध्यान बारबेक्यू पकाने में लगा दिया। लिनमिंग को बारबेक्यू पसंद था और वह खाना पकाने में भी बहुत प्रतिभाशाली था। जल्द ही लिनमिंग इस अलाव पर सभी का ध्यान केंद्रित करने लगा। निस्संदेह महिला शिष्यों का ध्यान आकर्षित होना अपरिहार्य था। दिव्य फीनिक्स द्वीप की महिला शिष्याएं पूरे दक्षिण क्षितिज क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं। वे संख्या और गुणवत्ता दोनों में शीर्ष पर थीं। इस पार्टी में अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं और उन्होंने उत्तम वस्त्र पहन रखे थे। ये वास्तव में सुंदरियों का समूह था। इस अवधि के दौरान समय समय पर एक आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत और अच्छी तरह से तैयार लड़की जानबूझकर या अनजाने में उस स्थान पर आ जाती थी जहां लिनमिंग इस अलाव के पास होता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, उस शाम पैरासोल ट्री मंडप में मैंने जो अपनी मूल ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस किया, वह बहुत भयंकर था। मैंने सुना है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए केवल कुछ महीनों तक वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल का अध्ययन किया है। मैंने 2 साल तक अभ्यास किया है और अभी दूसरे स्तर तक पहुंचा हूं। शायद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन कभी आकर व्यक्तिगत रूप से मेरा मार्गदर्शन कर सकें। एक प्यारी और मनमोहक 15 या 16 साल की लड़की अपनी चमकती काली आंखों, आशा और लालसा से लिनमिंग को देख रही थी। ओह ठीक है, मैं भी अभी दूसरी परत तक ही पहुंचा हूं। यदि मैं उच्च स्तर तक साधना कर सकूं, तो मुझे आपकी सहायता करने का अवसर मिलेगा। वास्तव में यदि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ऐसा कहते हैं, तो वादा ही है। वायदा करना एक वायदा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, क्या आप इस चिकन विंग का स्वाद ले सकते हैं जिसे मैंने भुना है? एक और सुंदर लड़की आई। वह सावधानी से चयनित तीतर का पंख लेकर आई थी। ये सबसे अच्छा पंख था जिसे वह काफी समय के बाद भूनने में सफल हुई थी। धन्यवाद। लिनमिंग ने इसे प्राप्त करते हुए मंद मुस्कुराया। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह ये सोचने लगे थे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच असंतुलन आवश्यक रूप से अच्छी बात नहीं है। दिव्य फीनिक्स द्वीप में महिला शिष्यों की संख्या अधिक थी। यदि इन दिव्य फीनिक्स द्वीप लड़कियों में से किसी को भी नश्वर दुनिया या किसी छोटे संप्रदाय में रखा जाए, तो वे वहां की सबसे गौरवशाली और प्रतिभाशाली महिला होंगी। स्वाभाविक रूप से उन्हें नश्वर मनुष्य पसंद नहीं थे। बिना बताए एक मार्शल कलाकार और एक नश्वर के बीच सिर्फ युवावस्था का अंतर ही पर्याप्त था। जहां तक अन्य चतुर्थ श्रेणी संप्रदायों के अनुयायियों से विवाह करने की बात है, तो उन्हें संप्रदाय छोड़ने का विकल्प चुनना होगा। लेकिन एक बार चले जाने के बाद वे दिव्य फीनिक्स द्वीप की साधना पद्धतियों का अभ्यास जारी नहीं रख पाएंगे। और जहां तक उनके शरीर में वर्मिलियन बर्ड रक्त वंश की शुद्धता को बढ़ाने की बात है, तो वह संभव हो जाएगा। इन कारणों से दिव्य फीनिक्स द्वीप की महिला शिष्याएं संप्रदाय के भीतर ही विवाह करने की पूरी कोशिश करती थीं। इसलिए सभी पुरुष शिष्यों की अत्यधिक मांग थी। वास्तव में बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष शिष्यों के लिए कई पत्नियां और रखैले रखना आम बात थी। उदाहरण के लिए झांग झेन के मामले में उसके स्तर के एक शिष्य के पास उसकी शादी के बाद भी शयन कक्ष में उसकी सेवा करने के लिए कई नौकरानियां हो सकती हैं। दिव्य फीनिक्स द्वीप में ऐसे शिष्य की स्थिति 7 गहन घाटियों के चौकीदार शिष्य के बराबर थी। ऐसे शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप की अधिकांश महिला अन्याय, अजीब और दूरस्थ चतुर्थ श्रेणी संप्रदायों में विवाह करने की अपेक्षा उपपत्नी बनना पसंद करती हैं। लेकिन एक उपपत्नी के रूप में उन्हें भी किसी पर समझौता करना था। दिखावे गौण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनकी प्रतिभा और क्षमता। लिनमिंग जैसा कोई व्यक्ति जो बहुत सुंदर था और असामान्य होने की हद तक मजबूत भी था, स्वाभाविक रूप से उनकी पहली पसंद होगा। यद्यपि दिव्य फीनिक्स द्वीप की महिला शिष्याएं बहुत ही महान और गुणी व्यक्तित्व की थीं, लेकिन जब वे किसी पुरुष की तलाश में होती थीं, तो वे अपनी सारी शंकाएं त्याग देती थीं। विशेषकर जब बात लिनमिंग जैसे शीर्ष विकल्प की हो, तो थोड़ी सी भी हिचकिचाहट उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। पहले तो कुछ लड़कियां थीं जो दुर्घटनावश या जानबूझकर लिनमिंग से बातचीत करने के लिए आ जाती थीं। फिर कुछ लड़कियां उसके पास आने लगीं और उसे बारबेक्यू चखने के लिए देने लगीं। जल्द ही लिनमिंग के पास एक विशाल प्लेट बारबेक्यू से भर गई। जब झांग झेन ने यह देखा तो वह अवाक रह गया। उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था और फिर भी लिनमिंग ये सब खाने में सक्षम नहीं था। झांग झेन उस विशाल ढेर से बारबेक्यू के कुछ टुकड़े निकालने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अभी उसे चबाया भी नहीं था कि उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वह पलटा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कई युवतियां उसकी ओर घातक नजरों से देख रही थीं। झांग झेन की गर्दन सिकुड़ गई और उसका साहस कम हो गया। उसने जल्दी से और विनम्रतापूर्वक बारबेक्यू वापस रख दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम।
जैसे ही अलाव पार्टी अपने चरम पर पहुंची, म्यू कियानयू आ पहुंचा। आसपास के कई शिष्यों ने उसे देखा और तुरंत खड़े होकर प्रणाम किया। म्यू कियानयू ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग शांत रहें, कृपया सहज रहें। आज मैं केवल मौज मस्ती देखने आया हूं, मेरी ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही म्यू कियानयू ने यह कहा, वह उस अलाव के पास चली गई जिसके पास लिन मिंग बैठा हुआ था। अलाव पार्टी के केंद्रीय क्षेत्र में 6 या 7 युवा लड़कियों का एक समूह घेरा बनाकर उत्साह से बोल रहा था। अन्य सभी लोगों की तरह ये भी इतना भीड़भाड़ वाला था कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। लिन मिंग, एक महिला की तीखी और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। लिन मिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बोलने वाला व्यक्ति म्यू कियानयू था। आग के चारों ओर बैठे सभी शिष्य तुरंत सलाम करने के लिए उठ खड़े हुए। दिव्य फीनिक्स द्वीप के एक बुजुर्ग की तुलना में म्यू कियानयू का दर्जा कुछ लोगों से भी अधिक ऊंचा था। म्यू कियानयू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेई मोबाइल को कालकोठरी में बंद कर दिया गया है, क्या आप अभी जाकर उसे मिलना चाहेंगे? लिन मिंग थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर उसने खुशी से कहा, ठीक है। इससे पहले लिन मिंग को म्यू युहुआन के पास बुलाया गया था और उन्होंने 2 घंटे तक बातचीत की थी। उसके पास लेई मोबाइल के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। जब म्यू कियानयू आया तो पार्टी का पूरा माहौल सतर्कतापूर्ण हो गया। म्यू कियानयू ने लिन मिंग को घेरे सभी युवा लड़कियों पर नजर डाली और मंद मंद मुस्कुराई, जिससे उसे एक सच्ची साठ ध्वनि का संचरण हुआ, क्या आपको लगता है कि मेरा दिव्य फीनिक्स द्वीप पुरुष शिष्यों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग है? लिन मिंग की आवाज रुक गई। वह उदास होकर मुस्कुराया, मिस म्यू, कृपया मेरे साथ मजाक मत करो। ये बहुत कम समय था लेकिन मुझे पहले ही उनसे कई वादे करने थे। हाँ, म्यू कियानयू ने हंसते हुए कहा, अब से आप मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन कह सकते हैं। माननीय गुरुदेव ने आपको पहले ही शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा मास्टर पूर्वज भी आपसे मिलना चाहेंगे। हम मास्टर पूर्वज शायद दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। ये सही है, क्या आपको उन सभी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी जो लेई मुंबई के पास थी? मुझे वास्तव में दिलचस्पी है, लिन मिंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। मास्टर ने कहा कि जब तक तुम उसे नहीं मारोगे तब तक सब कुछ तुम्हें सौंप दिया जाएगा। जहां तक मुझे याद है आपके तरीके काफी निर्दयी थे। लेई मोबाइल का इलाज करने वाले बुजुर्ग ने बहुत सारी बेहतरीन दवाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी अधमरा पड़ा है और उसके लंबे समय तक जीने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके शरीर की सभी मेरिडियन समाप्त हो गई हैं और टूट गई हैं और उसकी मार्शल आर्ट बर्बाद हो गई है। म्यू कियानयू ने लिन मिंग को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी अभिव्यक्ति थी। ये पहली बार था जब उसने मार्शल आर्ट की ऐसी घातक तकनीक देखी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लिन मिंग ने ये सब कहां से पढ़ा होगा। लिन मिंग 2 बार हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। देवताओं के राज्य का नाड़ी काटने वाला ताड़ एक अत्यंत भयावह और क्रूर कदम था। जहां तक क्षति को ठीक करने की इच्छा का सवाल है तो यहां तक कि देवताओं के राज्य की चमत्कारिक औषधियां भी प्रभावी नहीं हो सकती, आकाशीय महाद्वीप में पाई जाने वाली कोई भी चीज तो और भी अधिक प्रभावी हो सकती है। चल दर, वे दोनों एक साथ पैरासोल ट्री मंडप से निकले और दिव्य फीनिक्स द्वीप की कालकोठरी की ओर चल पड़े। दिव्य फीनिक्स द्वीप कालकोठरी पहाड़ी के भीतर स्थित थी और कई 100 फीट गहराई तक फैली हुई थी। कालकोठरी की गहराई में एक व्यूहरचना थी। एक बार जब यह व्यूहरचना पूरी तरह से सक्रिय हो गई तो इसकी रक्षात्मक क्षमताएं इतनी मजबूत हो गईं कि यह रिवॉल्विंग कोर मास्टर की पूरी बमबारी को भी झेलने में सक्षम हो गई। कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से में एक सीलबंद पत्थर का कक्ष था। लेई मोबाइल जमीन पर ऐसे पड़ा था मानो वह मर गया हो, उसका रंग पीला पड़ गया था मानो उसने सारा खून खो दिया हो। उसकी स्थानिक अंगूठी पहले ही निकालकर एक मेज पर रख दी गई थी, जहां उसे सील कर दिया गया था, और ग्रेट डेसोलेट ब्लड हॉलबर्ट प्रतिकृति भी अलग रख दी गई थी। लिन मिंग ने लेई मोबाइल को इस अवस्था में देखा और जान गया कि उसका दिल पहले ही मर चुका है। एक अभिमानी व्यक्ति जिसका अहंकार उसकी हड्डियों में समा गया था और जिसने एक दिन दुनिया पर राज करने और सभी के भाग्य को अपने हाथ में नियंत्रित करने का व्यर्थ सपना देखा था, उस पर अचानक इतना बड़ा हमला हुआ। इस स्थिति में सारी उम्मीदें खो देना पूरी तरह से सामान्य घटना थी। लिन मिंग, तुम लेई मोबाइल में थंडर सोल की परवाह करती थी, है ना? म्यू कियानयू ने पूछा। लिन मिंग ने सिर हिलाया। म्यू कियानयू की भौहें ऊपर उठ गईं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस अंतिम चाल से आपने लेई मोबाइल को हराया था उसमें न केवल थंडर सोल का इस्तेमाल किया गया था बल्कि फ्लेम एसेंस का भी इस्तेमाल किया गया था। म्यू कियानयू की शारीरिक बनावट विशेष थी और वह अग्नि से संबंधित किसी भी चीज के प्रति बहुत संवेदनशील थी। लिन मिंग का थंडर फायर विनाश एक पल में ही समाप्त हो गया था, लेकिन फ्लेम एसेंस की ऊर्जा को म्यू कियानयू ने महसूस कर लिया था। लिन मिंग ने ईमानदारी से यह स्वीकार करने से पहले थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई। वह लंबे समय तक म्यू कियानयू के संपर्क में रहेगा, देर सवेर उसे उसका रहस्य पता चल ही जाएगा। लिन मिंग ने कहा, मेरा शरीर विशेष है, मैं कई थंडर सोल्स और फ्लेम एसेंस को अवशोषित कर सकता हूं। हालांकि उसने पहले भी इस बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन लिन मिंग की पुष्टि सुनकर म्यू कियानयू ने गहरी सांस ली। लिन मिंग का रक्त वंश कैसा था? क्या वह वास्तव में अनेक थंडर आत्माओं और ज्वालासारों को अवशोषित करने में सक्षम था? ये तो पहले कभी नहीं सुना गया था। सामान्यतः जैसे जैसे किसी मार्शल कलाकार की शक्ति बढ़ती जाती है, उन्हें अपने शरीर में थंडर सोल या फ्लेम एसेंस को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक थंडर सोल या फ्लेम एसेंस रहता है तो वह आसानी से उसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन एक बार जब वे इसे किसी अन्य अधिक शक्तिशाली के लिए बदल देते हैं तो उन्हें थंडर सोल या फ्लेम एसेंस के नए गुणों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी, पूरी तरह से नए कौशल सीखने और विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बहुत लंबा समय लगा। लेकिन लिन मिंग वास्तव में कई थंडर आत्माओं और ज्वालासार को अवशोषित करने में सक्षम था। वह न केवल इस पहलू में परेशानी से बचने में सक्षम होगा, बल्कि वह अपने शरीर के भीतर वज्र और अग्नि की शक्ति को भी बढ़ा सकेगा। ये सचमुच एक ऐसी प्रतिभा थी जो स्वर्ग को चुनौती देती थी। म्यू कियानयू ने लिन मिंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी डरावने राक्षस को देख रही हो। आप कितने थंडर सोल्स और फ्लेम एसेंस को अवशोषित कर सकते हैं? खैर, मैं वास्तव में नहीं जानता। लिन मिंग को यह नहीं पता था कि विधर्मी देव बीज की कोई ऊपरी सीमा थी या नहीं। देवताओं के राज्य के सर्वोच्च बुजुर्ग के पास ये गुप्त कौशल लंबे समय से नहीं था। इससे पहले कि वह इस पर गहन शोध कर पाता, वह राख में तब्दील हो चुका था। अब लिन मिंग को स्वयं विचार करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया गया था। इस तरह की पूछताछ जारी न रखना चाहते हुए लिन मिंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छोटी क्रिस्टल बोतल निकाली। इसके अंदर एक छोटा सा लाल क्रिस्टल गोला बंद था। ये सही है, यह आपके लिए है। म्यू कियानयू ने छोटी क्रिस्टल बोतल को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति हुई। ये टूटा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल है, आपके पास अभी भी है। म्यू कियानयू ने देखा कि यह बिखरा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल पूरा दिख रहा था, जो लेई मोबाइल के अपराध को साबित करने से बचे 1/3 हिस्से से बहुत अलग था। इस तरह का खजाना किसी भी संप्रदाय के जियानेटियन स्वामी को ईर्ष्यालु बना देगा। लिन मिंग के पास इतना सारा खजाना कैसे हो सकता था? मम्मा, यह आपके लिए एक उपहार है। लिन मिंग ने छोटी क्रिस्टल की बोतल म्यू कियानयू के हाथ में रख दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, चूंकि मैं संप्रदाय में शामिल हो गया हूं और अब मेरा एक गुरु है, इसलिए मुझे पहली मुलाकात में वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को एक उपहार देना चाहिए। म्यू कियानयू रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया में था।
यद्यपि रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात थी, यदि उसे टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल की सहायता मिलती तो वह कई महीने पहले ही सफलता प्राप्त कर सकती थी। एक उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए कई महीने अतुलनीय रूप से बहुमूल्य समय होते हैं। म्यू कियानयू ने उस छोटी क्रिस्टल की बोतल को देखा जो लिनमिंग ने उसके हाथ में दी थी और बुदबुदाया, मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारा शरीर किस तरह का विशेष है। तुमने वास्तव में ये टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को खा लिया है। मम्मा, मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा खा लिया, लिनमिंग ने सहजता से कहा। म्यू कियानयू को पहले से ही थोड़ा सुन्न महसूस हो रहा था। यह एक शीर्ष चमत्कारिक औषधि थी जिसे लेते समय जियानिटिन गुरु को भी सावधानी बरतनी पड़ती थी। जहां तक लिनमिंग का प्रश्न है, उसने मात्र पल्स कंडेंसेशन अवधि की साधना से ही आधा निगल लिया था। सचमुच उसका यह विशेष शरीर बहुत ही असामान्य था। अंततः उसने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को ले लिया। वह धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे वह थोड़ी भावुक हो गई और उसने कुछ भी न कहने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने सोचा, म्यू कियानयू को याद आया कि सिर्फ आधे साल पहले वह और लिनमिंग अजनबी थे, लेकिन अब उनका रिश्ता इस स्तर तक विकसित हो चुका था कि वह बिना धन्यवाद दिए ही ऐसे उपहार को स्वीकार कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे करीबी भाई बहन हों। जब उसे एहसास हुआ कि उनके बीच इतना करीबी रिश्ता है तो म्यू कियानयू के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने लिनमिंग की ओर खुशी के भाव से देखा और मुस्कुराई। क्या तुम रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को अवशोषित करने जा रहे हो? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं? मम, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप यहीं रहें ताकि कुछ हो जाने पर आप सुरक्षित रह सकें। जैसे ही उसने कालकोठरी की सील खोली, लिनमिंग लेई मोबाइल की स्थिति की जांच करने चला गया। इस बिंदु पर उनकी साधना पहले ही मांस प्रशिक्षण चरण तक पहुंच चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर में बचा हुआ सच्चा सार भी नष्ट होता रहा। देर सवेर ये सब गायब हो जाएगा। 1 या 2 दिन के बाद लेई मोबाइल अपंग हो जाएगा, उसका शरीर सामान्य मनुष्य से भी बदतर हो जाएगा। लिनमिंग, लेई मोबाइल की आंखें खुल गईं जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा। उसका मुंह हैंग गया जब उसने ये घृणित नाम उगल दिया जो उसके लिए अविस्मरणीय बन गया था। लिनमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेज पर लगी सील खोली और लेई मोबाइल की स्थानिक अंगूठी ले ली। तुम मर जाओगे। उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब दक्षिण सागर दानव क्षेत्र दिव्य फीनिक्स द्वीप को रौंद देगा। उस दिन तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी और दफनाने के लिए शव भी नहीं बचेगा। लेई मोबाइल का जीवन अंतिम चरण में था और उसका हृदय बुझते अंगारों के समान था। अब एकमात्र चीज जो उसे सहारा दे रही थी वह थी लिनमिंग के प्रति उसकी अमर और शाश्वत घृणा। लिनमिंग ने लेई मोबाइल की बांह पकड़ ली और उसके असली सार को विधर्मी देव बीज से जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रक्षामन करने वाले दानव थंडर से आती ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस किया, उसके अंदर का विधर्मी देव बीज बेचैनी से घूमने लगा। यह एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी चरण थंडर सोल था जो उसके पर्पल फ्लड ड्रैगन डिवाइन थंडर से अधिक खराब नहीं था। यदि ये तथ्य न होता कि इस समय लेई मोबाइल की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी तो इसे जब्त करना असंभव होगा। विधर्मी देव बीज उत्साह से रोने लगा। लिनमिंग ने लेई मोबाइल के शरीर में सच्चा सार डाला जिससे वह सच्चे सार के जाल में बदल गया जिसने रक्षामन करने वाले दानव थंडर को ढक दिया। लेई मोबाइल की कमजोर स्थिति के कारण रक्षामन करने वाले दानव थंडर में प्रतिरोध करने की अधिक क्षमता नहीं थी। 1/4 घंटा बीतने के बाद लिनमिंग का असली सार जाल अंततः थंडर सोल के चारों ओर कसकर लपेटा गया था। रक्षामन करने वाले दानव थंडर ने सच्चे सार की बेड़ियों के नीचे जमकर संघर्ष किया। हालांकि विधर्मी देव बीज के दुर्जय बलपूर्वक दबाव के तहत इससे ज्यादा परेशानी नहीं हो सकी। पफ, हल्की सी आवाज के साथ रक्तलाल रक्षामनकारी दानव थंडर को हिंसक ढंग से बाहर खींच लिया गया। लेई मोबाइल का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसने खून की उल्टी कर दी। वह तुरंत जमीन पर लंगड़ा कर गिर पड़ा, मानो किसी ने उसकी रीढ़ खींच ली हो। लेई मोबाइल की सभी महत्वाकांक्षाएं और आशाएं समाप्त हो गई थीं। जब लिनमिंग ने उसकी दयनीय और मनहूस उपस्थिति को देखा तो उसके दिल में दया या करुणा का एक भी अंश महसूस नहीं हुआ। किसी दिन यदि लेई मोबाइल कभी एक चरम परिक्रामी कोर सुप्रीमेल या यहाँ तक कि एक अद्वितीय सम्राट पावर हाउस बन गया तो कोई नहीं कह सकता कि रक्त की कितनी नदियां बहेंगी या कितने लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनका उपयोग उसने अपनी मार्शल आर्ट को विकसित करने के लिए किया था। जैसे ही रक्षामन करने वाला दानव थंडर प्रकट हुआ, वह बिल्कुल लाल सांप जैसा था। उसमें से लाल रंग की ऊर्जा बेतहाशा फूट पड़ी, मानो वह लिनमिंग के शरीर में उड़कर उसका सारा रक्तसार चूस लेना चाहती हो। लिनमिंग ने अपने हाथों को एक साथ लॉक किया और थंडर सोल को सील करने की विधि के अनुसार दर्जनों रून तैयार किए। ये सभी रून रक्षामन करने वाले दानव थंडर पर गिरे जिससे उसकी चमक कुछ अंश तक मंद हो गई। कई सांसों के बाद लिनमिंग अपने नीले सच्चे सार को एक पिंजरे में बदलने में सक्षम हो गया जिसने क्रूर रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को कैद कर लिया। गहरे लाल रंग की थंडर सोल उस पिंजरे से टकराई जिसमें उसे कैद किया गया था। हालांकि यह अंतहीन नीले सच्चे सार को तोड़ने में असमर्थ था। ये वास्तव में एक भयावह और बुरी थंडर आत्मा है। लिनमिंग ने हल्की सांस छोड़ी। भले ही वह एक पिंजरे में फंसा हुआ था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से रक्षामन करने वाले दानव थंडर से निकलने वाली समृद्ध रक्त ऊर्जा और वातावरण को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी नारकीय रक्त तालाब में फंस गया हो और उसके शरीर की सारी रक्त शक्ति चूस ली जा रही हो। एक तरफ एक शांत कमरा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, म्यू कियानयू ने कहा। हम पास के शांत कमरे में जाने के बाद लिनमिंग पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और पिंजरे पर हाथ रख दिया। अचानक वह सच्चा सार जो उसके चारों ओर घूम रहा था प्रस्फुटित हो गया। एक शक्तिशाली शक्ति विधर्मी देव बीज के माध्यम से फिल्टर की गई और रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उस क्षण रक्षामन करने वाला दानव थंडर जो अपने पिंजरे पर पागलों की तरह टूट फूट कर रहा था, अचानक बेचैन हो गया। विधर्मी देव बीज से आने वाला भारी दबाव उसे भय का अनुभव करा रहा था। जैसे जैसे दबाव का विशाल आवरण नीचे गिरने लगा, रक्षामन करने वाले दानव थंडर को बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे जैसे वह पिंजरे से बार बार टकराता, उसके असली सार पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने के उन्मत्त प्रयास बढ़ते गए। अनंत नीले सच्चे सार में वास्तव में एक दरार विकसित हो गई थी जो फैल रही थी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? म्यू कियानयू ने पूछा। लिनमिंग को अंतिम अवशोषण प्रक्रिया को स्वयं ही संभालना पड़ा, लेकिन वह अभी भी शुरुआत में थंडर सोल को दबाने में सहायता कर सकती थी। कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही नीला सच्चा सार पिंजरा आखिरकार टूट गया, लिनमिंग ने हाथ बढ़ाया और रक्त बुझाने वाले दानव थंडर को पकड़ लिया। फिर उसने उसे अपनी छाती में दबा लिया।